Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Exam Mark, and this is Prachi, and today we are going to discuss about eye disorder, that is unit second of adult health nursing. So I hope कि आप सब बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी. So let's start. So again I'm starting with a very beautiful quote, that is difficult road leads to beautiful destination. सो अगर आपके पास रोड्स, अगर आप जहाँ चल रहे हो आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, आई एम नॉट डूइंग वेल, है ना, मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, सो इट्स ओके. कभी कभी जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रास्ते हैं, बहुत हमारे लिए कठिन रास्ते हैं, वो हमारा जो डेस्टिनी है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, वो बहुत सुंदर या बहुत खूबसूरत होने वाला है. सो ये सोच के अभी स्ट्रगल कर लो. ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. सो एक ये वन शॉट वीडियो आपकी सेकेंड पार्ट है वन शॉट वीडियो की ऑफ यूनिट सेकेंड. और इसमें पहली वाली वीडियो में हमने जितने भी इन्फेक्शंस हैं, आई इन्फेक्शंस, वो हमने डिस्कस कर लिए थे. अभी ये सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंजक्टिवाइटिस. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रेटिनल डीअटैचमेंट, ब्लाइंडनेस क्या है, आई डोनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आई बैंकिंग क्या होती है. सो दीज ऑल टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर. सो पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस. अभी बिफोर लाइक इन 2024 और इन 2023 एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ये डिसीज़ मतलब 2025 में बहुत ज़्यादा ये डिसीज़ वायरल थी, है ना. रेड आई सिंड्रोम बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही थी. तो हम देखते हैं कि ये होता क्या है. सो एज पर योर ब्रूनर एंड सिद्धार्थ, देयर इज अ डेफिनेशन दैट इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा. सो व्हाट इज कंजक्टाइवा? सो इट इज़ द इनर पोर्शन ऑफ आवर आइज. और ये जब आइज में हमारे इन्फ्लामेशन का मतलब स्वेलिंग हो रही है, सो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस. सो इस बेसिकली इसमें होता क्या है, ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई बॉल एंड लाइंस ऑफ इनर सरफेस ऑफ आईलिड. फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी आईलिड्स है, तो ये जो हमारे बेसिक, ये जो हमारे इनर लेयर्स हैं, है ना, और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो इसको कवर करके रखती है, ये पूरा हमारा होता है कंजक्टिवाइटा. तो ये पूरा कंजक्टिवाइटा हमारा क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है. और जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन आएगा वहाँ पे ये आइटिस वर्ड आप देखते हो कि कंजक्टाइवा में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हम आइटिस लगा देंगे, तो उसको हम कर देंगे कंजक्टिवाइटिस. सो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा होता क्या है. एक और डेफिनेशन एज पर लिविस. सो इट इज़ अ इन्फ्लामेटरी कंजक्टिवाइटिस इज अ इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा. सो एक इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन है कॉज बाई एलर्जी, इरिटेशन, ट्रॉमा और केमिकल एक्सपोजर. सो इट कैन कॉज बाई एनी, कोई भी कॉज हो सकता है आपका, कोई केमिकल या फिर कोई केमिकल एक्सपोजर, कोई भी इसमें आपका कॉज हो सकता है. तो ये आपके पास एक इमेज है, यू कैन सी. सो दिस इज एन हेल्दी आई, दिस इज हाउ ए हेल्दी आई विल लुक. और ये क्या है आपका, ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है. सो यहाँ पे क्या है आपका, रेड आई. देख रहे पूरी आँख आपकी क्या है, पेशेंट का जो आपके पास अगर पेशेंट ऐसा आएगा तो आपको बोलेगा कि उसकी पूरी आँख क्या है, पूरी आँख उसकी रेडिश दिखेगी. फिर नेक्स्ट है आपका इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स. सो हाउ यू विल डिफाइन कि जो हमारा पेशेंट है उसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है. सो कैसे आप, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी. सो द फर्स्ट वन इज रेडनेस. हमने पहले ही देखा उस वाली इमेज में, उसमें क्या था, एक हमारे पास हेल्दी आई थी जिसमें सब कुछ उसका स्क्लेरा, कंजक्टिवाइट सब वाइट है, लेकिन एक हमारे पास और आईज है जिसमें क्या है, वो रेडनेस दिख रही है हमको. सो नेक्स्ट आपका है ईचिंग. सो पेशेंट विल कंप्लेन कि मुझे आँख में बहुत ईचिंग हो रही है बहुत. और फिर नेक्स्ट आपका क्या है, बर्निंग सेंसेशन. सो पेशेंट को क्या होगा, मुझे आँख में जलन हो रही है, बहुत खुजली मच रही है मेरी आँखों में. और क्या कंप्लेन करेगा वो कि आप देखिए कि मेरी जैसे नॉर्मल आई, जो मेरी नॉर्मल व्यू थी आई की, वैसा नहीं है, मेरी आँखें क्या हो गई है, बहुत रेड लाल रंग की आँखें हो जाएंगी पेशेंट की. देन नेक्स्ट जो इज वाटरी डिस्चार्ज. सो पेशेंट आपको ये भी कहेगा कि मेरी आँख से एक तो ये आँखें मेरी रेड हो गई है और डिस्चार्ज भी आ रहा है. फिर नेक्स्ट आपका है नॉन कंटाजियस. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ नॉट कंटाजियस, इट इज़ नॉन कंटाजियस. देन नेक्स्ट आपका है कि कॉजेज क्या क्या है. सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज. सो पहले आपका है इसमें एलर्जन. सो एलर्जन में आपका डस्ट, पोलन, है ना, ये सारे क्या है इसके कॉजेज हैं. हो सकता है कोई डस्ट या कोई पोलन ग्रेन या कोई ऐसा सब्सटेंस जो आपके आईज के कांटेक्ट में आया और उस वजह से आपकी आंखों को ये पर्टिकुलर कंडीशन हो गई. नेक्स्ट आपका है केमिकल इरिटेशन. केमिकल इरिटेशन, कोई स्मोक, है ना, कोई आप किसी स्मोकी एरिया में गए उस वजह से आपको हो गया, या फिर कोई फ्यूम्स, कोई किसी तरह की गैसेस. सो इट कैन बी अ कॉज फॉर कंजक्टिवाइटिस. देन नेक्स्ट आपका है फॉरेन बॉडी. फॉरेन बॉडी कुछ भी हो सकती है. सो कोई भी फॉरेन बॉडी एक कॉज हो सकती है. फिर नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट आपका है ऑटो इम्यून रिएक्शंस। सो कोई भी ऑटो इम्यून रिएक्शंस भी आपका कॉज हो सकता है। सो नेक्स्ट आपका है ऑटो इम्यून रिएक्शंस। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट आपका है डायग्नोसिस। सो हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि जो हमारा पेशेंट है उसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है, उसका कंजक्टाइवा जो है वो रेड हो चुका है। तो कैसे आप, पहला तो आप हिस्ट्री लोगे। सो इन हिस्ट्री आप क्या पूछते हो, आप उससे पूछते हो पास हिस्ट्री, कोई एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें आप उससे पूछोगे। सो फिर पहला क्या है इसमें, क्लिनिकल आई एग्जामिनेशन। ओके, पहला इसमें हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जी और एनी एक्सपोजर। सो ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। फिर हम पूछेंगे, फिर हम देखेंगे क्या करेंगे, हम उसकी क्लिनिकल आई एग्जामिनेशन कि उसके आगे कैसी है ना, वो हम करेंगे एग्जामिन। फिर हम क्या और क्या कर सकते हैं, हम स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन अगर हमको नीडेड है तो ये भी हम कर सकते हैं पेशेंट में। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लिकेशन। सो इन केस अगर हमारा कोई पेशेंट है और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसमें क्या क्या, कौन सा कलर, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो एक आपका है क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस, है ना, ये आपका क्रॉनिक हो सकता है अगर ट्रीट नहीं किया गया तो, क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी इन्फेक्शन ड्यू टू स्क्रैचिंग। आप क्या कर रहे हो, खुजा रहे हो अपनी आंखों को, है ना, मतलब आपको एक बार ही कंजक्टिवाइटिस हो गया, रेडनेस आपकी आइज में आ गई, आपके नहीं पेशेंट की आइज में, तो आप उसको बार बार, जो पेशेंट क्या कर रहा है वो उसको खुजा, उसको वो खुजली मच रही है उसको, और वो उसको खुजली कर रही है या फिर स्क्रैच कर रहा है कुछ भी, है ना। सो ये दांत का खुजली वाली नहीं, मतलब पेशेंट इरिटेट हो रहा है और फिर वो उसको खुजली कर रहा है या स्क्रैच कर रहा है अपनी आंखों को, तो इस वजह से भी उसको और कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन द केस ऑफ कंजक्टिवाइटिस। फिर नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट व्हाट इज, सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अगर किसी हमारे पेशेंट को, आपके किसी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो कैसे आप उसको मैनेज करोगे। सो फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ इरिटेंट, whatever the irritant, whatever the cause, first what we have to do, we have to remove that particular irritant, we have to remove that particular irritant. Why it is going like this? Okay, we have to remove that particular irritant. Then we have to give antihistamine or anti-inflammatory eye drops. What we have to do, we have to give anti-inflammatory eye drops to the patient. Then example, olapatadine or कीटोरोलैक आई ड्रॉप्स। सो ये पर्टिकुलर आई ड्रॉप्स हम दे सकते हैं, कीटोरोलैक और ओलापेटाडीन। नेक्स्ट आपका है पेशेंट एजुकेशन एंड आई हाइजीन। हम क्या करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग ऑल दिस, और हम आई हाइजीन के बारे में भी पेशेंट को बताएंगे। नेक्स्ट आपका है जेंटली इरिगेट द आई विथ नॉर्मल सलाइन। सो हम पेशेंट को हमको क्या करना है, एनएस से, नॉर्मल सलाइन से हमको पेशेंट की आइज को इरिगेट करना है। नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, नेक्स्ट आपका है आस्क द पेशेंट टू अवॉइड रबिंग द आइज। व्हाट वी हैव टू आस्क, वी हैव टू आस्क द पेशेंट दैट यू शुड नॉट रब योर आइज अगेन एंड अगेन। सो हमको पेशेंट को बोलना है कि अवॉइड रबिंग योर आइज। देन डिसकंटिन्यू यूज ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट। सो कुछ लोग बहुत कॉस्मेटिक्स चीज़ें यूज़ करते हैं ऑन योर आइज, ऑन देयर आइज, है ना। सो आप, अगर वो हमारा पेशेंट कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा है, सो वी हैव टू टेल देम कि आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस। ओके, नेक्स्ट इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। अभी हमने सिंपल पढ़ा कि कंजक्टिवाइटिस क्या है, उसके डिफरेंट कॉजेस पढ़े और उसका सिंपल सा मैनेजमेंट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस क्या है। So definition according to Brunner and Siddharth, infective conjunctivitis is an inflammation of conjunctiva resulting from bacterial or viral infection. So इसमें आपका cause क्या है? It can be a virus or it can be a बैक्टीरिया। मतलब हो सकता है कि कोई वायरस हो या हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो जिसकी वजह से जो हमारा पेशेंट है उसको कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस। So infective conjunctivitis is something in which there is inflammation of conjunctiva, but it is because of any bacteria or any viral infection. Okay. Then next is bacterial conjunctivitis. What is this bacterial conjunctivitis? Bacterial conjunctivitis क्या होता है? So अभी इसके बारे में हम देखेंगे definition. So inflammation of the conjunctiva caused by bacteria characterized by purulent discharge. So अभी क्या है, हमारा जो भी हमारा पेशेंट है वो आया है और उसको
उसके हमने कल्चर्स कराए या फिर ब्लड टेस्ट कराया, तो हमको मिल रहा है कि उसके एसिनोफिल्स इंक्रीज है ना, लेवल इंक्रीज है, हो सकता है कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन है। सो अभी क्या है, ये इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपका है वायरल, और इसमें इस होगा क्या, फीचर क्या देखने को मिलेगा, क्या फीचर देखने को मिलेगा, इसमें फीचर देखने को मिलेगा डिस्चार्ज। क्या फीचर देखने को मिलेगा, डिस्चार्ज। मतलब पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा कि मेरी आई डिस्चार्ज, आई से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है। आप देखते होगे कि कभी कभी ड्राई आइज की जो पेशेंट है, या फिर किसी को कुछ आँख में कुछ पड़ जाता है, हाँ यही सिंपल, तो हमारी आँखें मतलब टीयर सिक्रीशन अपने आप हो जाता है ना, वाटरी आई। सो ये ऐसे ये वाले पेशेंट में भी डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा। देन आपका नेक्स्ट है वायरल कंजक्टिवाइटिस। सो वायरल कंजक्टिवाइटिस क्या है, इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। सो वायरल कंजक्टिवाइटिस इज समथिंग इन विच देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। इसमें भी क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है किसका, कंजक्टाइवा का, caused by viruses, most commonly adenovirus. So most common virus कौन सा है which is causing, it is adenovirus associated with watery discharge and highly contagious। अभी हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा कंजक्टिवाइटिस को, तो मैंने क्या बताया कि इट इज़ नॉन कंटाजियस। अब आप बोलोगे कि मैडम ने तो बोला था, कि बाजू मैडम ने बोला था कि इट इज़ नॉट कंटाजियस, और फिर अभी मैंने बोल दिया कि इट इज़ कंटाजियस, तो अभी बोलोगे अभी तो मैडम बोल रही हो कि ये कंटाजियस है, पहले बोला था कि ये कंटाजियस नहीं है। सो एक्चुअली अगर ये हमारा किसी वायरस की वजह से हो रहा है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, सो ऑब्वियसली इट इज़ कंटाजियस। ओके, अगर ये नॉर्मली किसी एलर्जन, किसी पॉलन या किसी और सबस्टांस की वजह से हो रहा है, सो इट इज़ नॉट कंटाजियस। गॉट माय पॉइंट? ओके, सो ये होता है, ये आप देखो, ये है वो रेड आई सिंड्रोम। हाउ, कैसे ये हमारा पेशेंट कितनी बुरी तरह से अफेक्टेड है। ये इस वाले पेशेंट में देखो डिस्चार्ज दिख रहा है। सो दिस इज द डिस्चार्ज पोर्शन, ये भी डिस्चार्ज पोर्शन है। लेट मी क्लीन दिस वन। ओके, सो ये हमारा डिस्चार्ज, ओके, सो ये हमारा डिस्चार्ज पोर्शन है, और यहाँ देखो, सो ये 2 पॉइंट आपको दिख रही है जहाँ पे बहुत सीवियर डिस्चार्ज हमको दिख रहा है कि पेशेंट को हो रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका कंजक्टाइवल ब्लीडिंग या सब कंजक्टाइवल हेमरेज। सो कंजक्टाइवल ब्लीडिंग या सब कंजक्टाइवल हेमरेज क्या होता है? सो कंजक्टाइवल ब्लीडिंग या सब कंजक्टाइवल हेमरेज क्या होता है? इट इज अ ब्लीडिंग बीनीथ द कंजक्टाइवा। सो ये जो हमारे पेशेंट की जो कंजक्टाइवा है, उस कंजक्टाइवा के बीनीथ, उस कंजक्टाइवा के नीचे पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंजक्टाइवल ब्लीडिंग। So caused by rupture of small blood vessels without inflammation or infection। इस केस में हमारे पेशेंट को क्या हो रहा है कि हमारे पेशेंट को, आप बोलो, पेशेंट बोल रहा है कि ऐसा मतलब कंजक्टाइवल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है और पता नहीं क्यों है, ये नीचे की साइड है पेशेंट क्या हो गई। सो इसमें रीज़न क्या है, कॉज क्या है इसमें, व्हाट इज द कॉज? इसमें क्या हो रहा है? रप्चर ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स। क्या हो रहा है इसमें? रप्चर हो जा रहा है, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आपका है कॉजेस। सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर रप्चर हो रहा है। ओके, सो पहला है इसमें माइनर ट्रॉमा और आई रबिंग, मतलब कोई भी माइनर ट्रॉमा या फिर आई रबिंग। ओके, फिर नेक्स्ट आपका कॉज क्या है? सीवियर कफिंग, स्नीजिंग और वॉमिटिंग। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर कफ आ रहा है। अगर कफ आता है तो सारी हमारे जितने भी फेशियल मसल्स हैं सब अफेक्टेड है। अगर आप एक बार कफ कर रहे हो, आप चेक करो कफ करके, सो कैसा हो, सारी चीज़ें अफेक्टेड है, योर नोज, योर माउथ, योर लिप्स, योर आईज, एवरीथिंग गॉट अफेक्टेड, है ना। सो दैट कैन बी अ कॉज की सीवियर कफिंग, या फिर बहुत ज़्यादा छींक आने की वजह से, या कोई बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग किसी को हो रही है, सो इट ऑल कैन बी अ कॉज। देन नेक्स्ट आपका क्या है? हाइपर टेंशन कैन बी अ कॉज। सो हाइपर टेंशन इज समथिंग, यहाँ क्या होती है, हमारी बीपी बढ़ जाती है ना, इसी को कहते हैं हाइपर टेंशन। ब्लड प्रेशर का लेवल इंक्रीज हो रहा है। सो जब बीपी बढ़ेगी तो क्या है, ये जो हमारे टिश्यू, जो हमारे ब्लड वेसल्स थे, इसमें जो आराम से खून जा रहा था, आराम से जा रहा था ना, अभी ये क्या है, जल्दी जल्दी जाएगा। जैसे आपको किसी सड़क पे कोई पतली सी सड़क है, उस पर आपको चलना है, कोई पतली सी सड़क है उस पर आपको चलना है, और कोई बड़ी सी सड़क है तो उस पर 2-3 लोग चले जाएंगे, है ना। और जो पतली वाली सड़क है उस पर सब ऐसे ही जाएंगे, है ना। या फिर वो एग्जाम्पल छोड़ दो आप,
जब आप अपनी कार वॉश करते होगे या फिर अपनी बाइक वॉश करते होगे, आप अपनी साइकिल वॉश करते होगे, तो जब आप देखते हो कि आप ऐसे जो आपकी पाइप है उसको आपने ऐसे ही जोड़ दिया है ना, उसको आप कोई प्रेशर नहीं लगा रहे, तो वो नॉर्मल वाटर वहाँ पे जा रहा है। बट अगर एक बार आपने उस पाइप को क्या किया, ऐसे पिंच कर दिया, तो आप देखो कितनी फ्लो से जा रहा है। तो वैसे ही हाइपरटेंशन के केस में क्या है, ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाइयर होता है, और उस हाइयर ब्लड की फ्लो की वजह से क्या होगा, पेशेंट को कंजक्टाइवल हैमरेज या सब कंजक्टाइवल हैमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। द नेक्स्ट इज सडन इंक्रीज इन वेनस प्रेशर। अगर सडन इंक्रीज हो रहा है वेनस प्रेशर में, वो भी एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आपका है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ब्राइट रेड पैच ऑन स्क्लेरा। सो जो हमारा स्क्लेरा है उस पर, पेशेंट की स्क्लेरा पे ब्राइट रेड पैच देखने को मिलेंगे, ये फीचर्स है। इट इज़ बेसिकली पेनलेस, मतलब इस कंडीशन में पेशेंट को पेन नहीं प्रेजेंट हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है पेशेंट को। देन विजन नॉट अफेक्टेड, इसमें क्या है, जो पेशेंट का विजन है वो अफेक्टेड नहीं है, विजन नॉट अफेक्टेड। देन इट इज नॉट कंटाजियस, इट इज नॉट कंटाजियस। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है, अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा वाला कंजक्टिवाइटिस कंटाजियस है और कौन सा वाला कंजक्टिवाइटिस कंटाजियस नहीं है, सो यू हैव द आंसर कि जो हमारा वायरस है ना, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, दैट इज कंटाजियस, दैट इज कम्युनिकेबल, राइट। और जो हमारा बिकॉज ऑफ एनी एलर्जन और हाई बीपी, हाइपरटेंशन इज नॉट अ कंटाजियस डिसीज, है ना, हाइपरटेंशन आपकी कंटाजियस डिसीज नहीं है। सो ये बीपी या ये सब चीज़ें क्या है आपकी, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इस सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है, तो वो कंटाजियस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोज कि हाँ पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, कैसे डायग्नोज करेंगे। सो इसमें पहला है आपका क्लिनिकल आई एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्या है आपका, क्लिनिकल आई एग्जामिनेशन। सो हमको क्या करना है, क्लिनिकल आई एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है इस केस में भी। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। अब इसमें देखो बीपी की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, क्यों यहाँ हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने को, वाई, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है इसमें सब कंजक्टाइवल ब्लीडिंग हो रही है, और उस ब्लीडिंग के कॉज में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था ब्लीडिंग के कॉज में, कि जो हाइपरटेंशन है वो एक कॉज हो सकता है। सो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इज इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट हमारा क्या है, कोआगुलेशन स्टडीज। इफ रिकरेंट, अगर ये बार बार हो रहा है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हम कोआगुलेशन स्टडीज भी करा सकते हैं कि IRPT, INR है ना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम, INR का कितना वैल्यू, कितना रेंज आ रहा है। सो ये सारे टेस्ट भी हम, कोआगुलेशन स्टडीज भी हम करा सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट। सो इन द केस ऑफ दिस, अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ रहा है, सो उस केस में आप कैसे मैनेज करोगे इस कंडीशन को। सो पहला आपका रीएश्योरेंस, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग। वी हैव टू रीएश्योर द पेशेंट। हमको क्या करना है, हमको पेशेंट को रीएश्योर करना है कि ये जो बीमारी आपको है ये सेल्फ लिमिटिंग है। ऐसा नहीं कि ये डिसीज़ बहुत फैल जाएगी, या मतलब पेशेंट को आपको रीएश्योर करना है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि आपके पास जब पेशेंट आ रहा है तो वो ही और शी इज़ कमिंग विद अ होप, है ना, वो एक होप से आ रही है, एक आशा के साथ आ रही है कि आप उसको बताओगे कि ये जो पर्टिकुलर डिसीज़ है, अगर आप देखो है ना, आपकी लोकेलिटी में अगर कोई आपका नोन है, यू आर परसुइंग BSc नर्सिंग और GNM और ANM, तो अगर आप कुछ भी ऐसे डिग्री ले रहे हो तो वो आपको क्या है, वो आपसे हमेशा कम्युनिकेट करना चाहेंगे कि अच्छा ये बताओ ये वाले डिसीज़ कंडीशन में क्या होता है, अगर ऐसा हो गया तो मुझे ऐसा है तो क्या, दे वॉन्ट टू नो, है ना, क्योंकि उनको होप मिलती है आपसे कि आप अगर इस फील्ड में हो तो आपके पास नॉलेज है। गॉट इट। सो आपके पास ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको रीअश्योर करो कि ओके इट्स ओके, इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग। नेक्स्ट आपका है आर्टिफिशियल टीयर्स फॉर कंफर्ट। सो अगर पेशेंट की आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है ना, तो उस केस में हम उसको आर्टिफिशियल टीयर्स के लिए भी बोल सकते हैं। देन ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज, एग्जाम्पल कंट्रोल ब्लड प्रेशर। क्या करना है हमको, बीपी को, ये जो बीपी है, ये जो ब्लड प्रेशर है, इसको हमको कंट्रोल में रखना है, बीवी को नहीं, बीपी को। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ओके, बीवी को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बीपी को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट आपका है अवॉइड आई रबिंग। सो हमको क्या करना है, आई रबिंग को अवॉइड कराना है, पेशेंट को बोलना है कि आपको बार बार आंखें रब नहीं करनी।
नेक्स्ट आपका है कॉर्नियल इन्फ्लामेशन या फिर केरेटाइटिस। सो नेक्स्ट डिसीज हम कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं केरेटाइटिस क्या होता है, व्हाट इज द केरेटाइटिस। सो व्हाट इज केरेटाइटिस? कॉर्नियल इन्फ्लामेशन is an inflammation of cornea which may be non-infectious or infectious. It may be non-infectious or it may be infectious. Corneal inflammation, keratitis is the inflammation of cornea which may be not infectious or infectious. So जो हमारा कॉर्निया है, आईज के हमने एनाटॉमी पढ़ ली है डिटेल्ड। सो अभी हमारे जो आईज में कॉर्निया प्रेजेंट है वो कॉर्निया इन्फ्लेम्ड हो जा रहा है, वो कॉर्निया इन्फ्लेम्ड हो जा रहा है और उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं? That condition is known as keratitis or corneal inflammation. Causes, what are the causes? So पहला है आपका ट्रॉमा और फॉरेन बॉडी। हो सकता है किसी ने एक पंच मारा, उसका कॉर्निया डैमेज हो गया, सो कॉर्नियल इन्फ्लामेशन। हो सकता है कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट पेशेंट की आईज में गया था और उस वजह से उसका कॉर्निया डैमेज हो गया। सो देयर आर सेवरल रीजन। तो पहला इसमें आपका क्या है कि कोई ट्रॉमा की वजह से, दूसरा आपका है कि दूसरा क्या है, दूसरा आपका है कि कोई फॉरेन बॉडी या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आई में इंसर्ट कर रही है उस वजह से। फिर नेक्स्ट है आपका ड्राई आइज, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने क्या बोला है कि जो केरेटाइटिस है वो इन्फेक्शियस भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है। ओके, सो अभी नेक्स्ट हमारा क्या है? ड्राई आइज। फिर नेक्स्ट है आपका केमिकल एक्सपोजर। पेशेंट का क्या है? केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉज। देन एक्सेसिव कॉन्टैक्ट लेंस यूज। एक्सेसिव कॉन्टैक्ट लेंस, जो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों में भी रिस्क होता है कि उनको केरेटाइटिस हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फेक्शन, सॉरी नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं और इन्फेक्शियस कॉजेज में क्या क्या आएगा। इट कैन बी एनी वायरस, इट कैन बी एनी बैक्टीरिया। ओके, देन नेक्स्ट आपका है कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं अगर हमारे किसी पेशेंट को, अगर हमारा कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है विद द हिस्ट्री ऑफ केरेटाइटिस, तो क्या क्या फीचर्स ऐसे पेशेंट में देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट फीचर व्हाट वी सी इज आई पेन। फर्स्ट फीचर जो आपको पेशेंट आपसे कहेगा कि मुझे आँख में बहुत दर्द महसूस हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट आपको बोलेगा कि मेरी आंखों में आप देखो इसमें रेडनेस हो गई है और मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है। देन photophobia. So what is photophobia? So this term photo is representing light. फोटो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ? लाइट, है ना, प्रकाश। और फोबिया इज इर्रेशनल फियर। फोबिया क्या है? इर्रेशनल फियर। इर्रेशनल फियर ऑफ एनीथिंग, और किसी भी चीज़ का फियर, है ना। जैसे मैं कहूँ कि मुझे कैमरे से डर लग रहा है, मैं कहूँ कि मुझे इस माइक से डर लग रहा है, मुझे इस पेन से डर लग रहा है, सो इट इज़ अ इर्रेशनल फियर। ये पेन मेरा क्या कर सकता है? नथिंग। ये माइक मेरा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। बट ये अगर मुझे ऐसा डर है, सो ये इर्रेशनल फियर। मुझे क्लोज स्पेस से डर लग रहा है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स। वैसे ही पेशेंट बोलेगा कि मुझे लाइट से डर लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उजाला उसको नहीं पसंद आएगा। सो दैट इज कॉल्ड फोटोफोबिया। सो नेक्स्ट फीचर आपको जो पेशेंट में देखने को मिलेगा दैट इज फोटोफोबिया। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? एक्सेसिव टीयरिंग। excessive tearing of the eye muscles and next blur vision. So patient ये भी कंप्लेन करेगा कि मुझे धुंधला दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कब होते हैं कॉम्प्लिकेशंस किसी भी डिजीज़ में? अगर हमने उसकी ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करी तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो क्या होगा? कॉर्नियल स्कैरिंग हो सकती है, जो पेशेंट की आई की कॉर्निया है उसमें स्कैरिंग हो सकती है। और क्या हो सकता है? रिड्यूस्ड विजन, पेशेंट का विजन रिड्यूस हो सकता है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसका मैनेजमेंट क्या है। तो पहला है इसमें रिमूवल ऑफ इरिटेंट और फॉरेन बॉडी और फॉरेन ऑब्जेक्ट। सो अगर ये किसी इरिटेंट या किसी फॉरेन बॉडी की वजह से पेशेंट को हो रहा है तो हमको क्या करना है? उस पर्टिकुलर इरिटेंट को या उस पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी को रिमूव करना है। सॉरी। देन नेक्स्ट आपका क्या है? लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। क्या करना है पेशेंट को? क्या बोलना है कि आप जो है आई ड्रॉप्स का यूज़ करो। सो दैट इज बेसिकली वो आई ड्रॉप्स कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है? हमारा जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है ना, जो हमारे आई डॉक्टर्स है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। सो हमको पेशेंट को बोलना है कि जो भी आई ड्रॉप आपको प्रिस्क्राइब्ड है आप वो यूज़ करो। यहाँ पे एक नाम भी दिया हुआ है आपका, कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप्स।
सो दिस पर्टिकुलर आई ड्रॉप्स पेशेंट को हम बोलेंगे लेने के लिए, ताकि उसकी आंखें कैसी हो जाए उसकी आंखें, लुब्रिकेटिंग, है ना। देन एंटी इन्फ्लामेटरी आई ड्रॉप्स, क्या करना है हमको, पेशेंट को क्या करना है, एंटी इन्फ्लामेटरी आई ड्रॉप्स। इसमें आता है आपका केटोरोलैक आई ड्रॉप्स। सो केटोरोलैक हमको बोलना है लेग पेशेंट को लेने के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी आई ड्रॉप्स ही हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे क्योंकि पेशेंट की आइज में इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ केरेटाइटिस। नेक्स्ट केरेटाइटिस के बाद जो हम नेक्स्ट बढ़ने जा रहे हैं डिसीज कंडीशन। अब देखो आप, मैंने वन शॉट में सारी डिसीज को छोटे छोटे में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल इन्फेक्शन। सो इट इज कॉल्ड इन्फेक्टिव केरेटाइटिस और कॉर्नियल अल्सर। सो क्या होता है इसका डिफिनीशन हम देखते हैं। सो इन्फेक्टिव केरेटाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ कॉर्निया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड पैरासाइट। इन्फेक्टिव केरेटाइटिस में क्या होता है, इन्फेक्टिव केरेटाइटिस में क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया, जो हमारा कॉर्निया है उसमें इन्फेक्शन हो रहा है ना। कॉज बाई, इट कैन बी कॉज बाई एनी बैक्टीरिया, एनी वायरसेस, एनी फंगाई और एनी पैरासाइट। सो इन सब चीज़ों की वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है कॉर्निया में तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव केरेटाइटिस। उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्टिव केरेटाइटिस। कॉजेस क्या क्या है इसमें, पहला आपका है बैक्टीरियल कॉज। बैक्टीरियल कॉज क्या है, स्टेफाइलोकोकस। बैक्टीरियल कॉज क्या है, स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट आपका है स्यूडोमोनास। सो स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस, इट ऑल कैन बी अ कॉज फॉर इन्फेक्टिव केरेटाइटिस। नेक्स्ट आपका वायरसेस, कुछ वायरसेस भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें आपका पहला क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। पहला क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी एक कॉज हो सकता है। देन नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, कोई भी फंगाई भी इसमें कॉज हो सकती है। और पुअर कॉन्टैक्ट लेंस हाइजीन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम हमेशा, हम जब आपने फाउंडेशन पढ़ा होगा अपना, तो उसमें आपको बेसिक पढ़ाया होगा पर्सनल हाइजीन। सो यू शुड बी दैट मच हाइजीनिक कि आपको कोई ऐसे डिसीज़ ना हो, है ना। अगर आप कोई कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हो, फिर दोबारा उसको कैसे उसको रख रहे हो, उसको क्लीन करके रख रहे हो या नहीं, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना। अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहा है उसको विदाउट क्लीनिंग रख रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वो पेशेंट को हो सकता है कि उसके कॉन्टैक्ट लेंसेज से उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाए। सो ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट को बतानी पड़ेंगी जब हम उनको पेशेंट एजुकेशन देंगे तब। ये पेशेंट टीचिंग, आप हेल्थ टीचिंग दे रहे हो, किसी भी पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, किसी को एजुकेट कर रहे हो, सो दीज ऑल थिंग्स हमको उनको बताना है कि आप ये चीज़ें अवॉइड करो, क्या उनको करना है, उनका बेटरमेंट किस चीज़ में है, ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट को बतानी है। ओके, सो ये आपका हो गया रिगार्डिंग कॉर्नियल इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट आपका है इसमें, नेक्स्ट आपका है सिम्टम्स। तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर किसी को इन्फेक्टिव केरेटाइटिस हुआ है तो। सीवियर आई पेन, क्या होगा पेशेंट को, सीवियर आई पेन, पेशेंट विल कंप्लेन कि मुझे बहुत आँख में बहुत दर्द महसूस हो रहा है। देन नेक्स्ट आपका क्या है, रेडनेस, पेशेंट बोलेगा कि मेरी आँखें लाल हो रही हैं और मुझे आँख में बहुत दर्द महसूस हो रहा है। देन देयर विल बी डिस्चार्ज और डिक्रीज्ड विजन, तो और वाइट स्पॉट ऑन द कॉर्निया, जो अल्सर हुआ है ना वो वाइट स्पॉट की तरह पेशेंट को दिखेगा। तो पेशेंट आपसे क्या क्या कंप्लेन करेगा कि मुझे बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है मेरी आंखों में, और रेडनेस, है ना, मेरी आंखें बहुत रेड हो गई है, और क्या होगा, मतलब लाल हो गई है। वो पेशेंट बोलेगा कि देखिए मेरी आंखें कितनी लाल हो गई हैं, कितना दर्द है मेरी आंखों में। और वो क्या बोलेगा कि बहुत डिस्चार्ज है ना, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है। और डिक्रीज विजन, पेशेंट ये भी कंप्लेन करेगा कि मुझे चीज़ें देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जैसे मैं पहले चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकता था या देख सकती थी, बट अभी अगर मैं चीज़ों को देखने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ तो मुझे दिक्कत है। तो ये सारे फीचर्स आपको, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट आपको एक्सप्लेन करेगा अगर पेशेंट को इन्फेक्टिव केरेटाइटिस है तो। ओके, नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लिकेशंस। सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिलेंगे। सो पहला है इसमें आपका कॉर्नियल अल्सर। अगर आपने केरेटाइटिस, इन्फेक्टिव केरेटाइटिस को ट्रीट नहीं किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्नियल अल्सर में। फिर नेक्स्ट आपका है कॉर्नियल परफोरेशन।
कॉर्नियल परफोरेशन, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्नियल परफोरेशन में। फिर नेक्स्ट आपका है परमानेंट। अगर पेशेंट को हमने नहीं ट्रीट किया तो पेशेंट हो सकता है कि पेशेंट को परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाए। ब्लाइंडनेस में ही मैं पढ़ाऊंगी। सो मतलब उसको परमानेंटली उसको दिखना बंद हो जाएगा। सो आप सोचो, ऐसी भी डिसीजेस हैं, दिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यू शुड एबल टू सी, क्योंकि अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो वो कैसे कोई भी अपना काम कर पाएगा। आप सोचो वो उसकी लाइफ कितनी टफ होगी ऐसे लोगों की, जो लोग जिन लोगों को नहीं दिखता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, जो पेशेंट है उसको हो सकता है कि उसको ब्लाइंडनेस भी हो जाए। सो यहाँ पे एक इमेज है आपके पास। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड कॉर्नियल अल्सर। आप देख सकते हो यहाँ एक वाइट स्पॉट दिख रहा होगा आपको। सो ये वाइट स्पॉट है, जिस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, कॉर्नियल अल्सर। ओके, इन दिस आई ऑल्सो दिख रहा है ये। सो यहाँ आप देखो कि ये हमारी सारी ब्राउन ब्राउन पोर्शन है और यहाँ पे वाइट स्पॉट है जिसको हम कह रहे हैं कॉर्नियल अल्सर। देन नेक्स्ट आपका है आफ्टर कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस कंडीशन। अगर कोई किसी भी पेशेंट को ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे। तो पहले आपका टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स एंड एंटीफंगल्स। आपको क्या करना है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल्स या एंटीफंगल का यूज़ करना है। नेक्स्ट आपका है एंटीबायोटिक कौन सा, इसमें हम सिप्रोफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, एंटीवायरल के लिए एसाइक्लोविर आई ऑइंटमेंट, हर्पीज के लिए, इन सब वायरसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है एंटीफंगल। एंटीफंगल में आपको क्या देना है, नेटामाइसिन आई ड्रॉप्स। सो फंगल इन्फेक्शन, अगर फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उसके लिए हम नेटामाइसिन दे सकते हैं। देन साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स, साइक्लोप्लेजिक ड्रॉप्स फॉर पेन। सो इन केस के पेशेंट ये भी कंप्लेन कर रहा है कि मुझे क्या है, आई पेन प्रेजेंट है। क्या है पेशेंट को, क्या प्रेजेंट है पेशेंट को, आई पेन प्रेजेंट है, तो उस केस में हम साइक्लोप्लेजिक आई ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एट्रोपिन आई ड्रॉप्स। सो एट्रोपिन आई ड्रॉप्स भी हम को बोल सकते हैं लेने के लिए। अवॉइड कॉन्टैक्ट लेंसेज। वी हैव टू टेल टू द पेशेंट कि अगर आपको इन्फेक्टिव केराटाइटिस हो गया है तो आप क्या करो, आप कॉन्टैक्ट लेंसेज को अवॉइड करो। सो अवॉइड कॉन्टैक्ट लेंसेज। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अलाउ कॉर्नियल हीलिंग। सो यू हैव टू अलाउ पेशेंट कि उसकी कॉर्निया हील हो, है ना। सो यू हैव टू अलाउ पेशेंट फॉर कॉर्नियल हीलिंग। ओके, देन नेक्स्ट आपका है कैटरैक्ट। सो कैटरैक्ट क्या है, सो अ कैटरैक्ट इज द ओपेसिटी क्लाउडिंग ऑफ crystalline lens of the eye resulting in progressive painless diminution of vision due to interference with the passage of light to the retina. सो अभी देखो ये आपकी नॉर्मल आई है और ये आपका कैटरैक्ट है। कैटरैक्ट बेसिकली इसमें क्या होता है, जो लेंसेज है ना उस पर क्लाउडी अपेयरेंस, जैसे हम देखते हैं ना कि जब मॉर्निंग में आप विंटर्स की मॉर्निंग्स में आप सुबह उठ रहे हो, आपको दिख रहा है कि धूप तो आ रही है ना, और हमारे जो सनलाइट जो है, सूर्य भगवान जो है हमारे प्रकाश दे रहे हैं, तो आप देखो फिर उस पर क्लाउडिंग हो जा रही है। क्लाउडिंग मतलब बादल लग जा रहे हैं उस पर, है ना। सन अपनी लाइट दे रहा था बट उस पर बादल लग गए। वैसे ही सिमिलरली जो हमारी आई लेंसेज है ना, जो हमारी आई लेंसेज है उस पर क्लाउडीनेस हो जा रहा है, उसको वो क्लाउडी हो जा रही है। इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, कैटरैक्ट। ओके, सो इसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, जो ओपेसिटी थी आई की, है ना, उसमें क्लाउडिंग हो गई। सो जो हमारी आई लेंस थी उसमें क्लाउडिंग हो गई, उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, कैटरैक्ट। उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, कैटरैक्ट। ओके, सो इसकी वजह से क्या है, जो लाइट, जिस लाइट को आँखों की रेटिना पे पड़ के और हमारी आँखों को दिखाई देना था, वो लाइट आँखों की रेटिना पे नहीं पड़ पा रही है। समझ में आ रहा है। तो उसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम कह रहे हैं कैटरैक्ट। नेक्स्ट इसमें आपका है कि क्या क्या एटियोलॉजी या फिर कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से जो हमारा पेशेंट है उसको कैटरैक्ट हो रहा है। सो पहला इसमें आपका क्या है, एजिंग, बुढ़ापा, है ना। बेसिकली ओल्ड एज के जो लोग हैं,
बेसिकली जो ओल्ड एज पीपल्स है ना, उनमें ये डिसीज़ ज़्यादा कॉमन है। इसीलिए इस कंडीशन को हम एक और टर्म से जानते हैं जिसको हम कहते हैं सेनाइल कैटरेक्ट, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा सेनाइल डिमेंशिया, साइको में पढ़ोगे आप सेनाइल डिमेंशिया। सेनाइल डिमेंशिया मतलब जो डिमेंशिया, जो भूलने की बीमारी पेशेंट को जब वो उसका बुढ़ापा आ रहा है तब हो रहा है, वैसे ये होता है सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट क्या है, जैसे जैसे पेशेंट की एजिंग हो रही है, जैसे जैसे पेशेंट बूढ़ा हो रहा है तब उसको ये कैटरेक्ट हो रहा है। इसको हम कहते हैं कि बेसिकली जितने भी ओल्ड, आप अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को देखो, अपने दादा दादी को देखो, किसी बाबा को देखो, है ना, तो ये मोस्ट ऐसे लोग हैं जिनको कैटरेक्ट हुआ होता है। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, एजिंग, ओल्ड एज पीपल में। देन कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। सो हो सकता है कि कोई भी बाय बर्थ वाली कंजेनाइटल समथिंग जो हो रहा है, कब से, बाय बर्थ, कब हो रहा है, बाय बर्थ, है ना। सो कंजेनाइटल या फिर डेवलपमेंटल डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है पेशेंट को, है ना। फिर नेक्स्ट आपका है ट्रॉमा टू द आई। किसी भी तरह का ट्रॉमा, आंखों में किसी भी तरह का ट्रॉमा। नेक्स्ट आपका है सिस्टमिक डिसीजेस, एग्जाम्पल डायबिटीज मेलाइटिस, एग्जाम्पल डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट आपका है प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज। पेशेंट क्या कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज कर रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी अ कॉज। रेडिएशन एक्सपोजर और अल्ट्रा वायलेट लाइट, है ना, यूवी रेज का या रेडिएशन का एक्सपोजर, यूवी रेज का या फिर रेडिएशन का एक्सपोजर, इस वजह से भी पेशेंट को कैटरेक्ट हो सकता है। सो दिस ऑल आर द कॉजेज फॉर कैटरेक्ट। ओके, नेक्स्ट आई एम मूविंग टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो अगर हमारे किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट आपके पास आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को कैटरेक्ट हो सकता है, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे, क्या क्या फीचर्स आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे। सो उसमें आपका पहला है ब्लर और क्लाउडी विजन। पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि मुझे जो है बहुत, मुझे धुंधला दिख रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बहुत धुंधला दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई सफ़ेद चादर पड़ी हुई है और उसके पीछे चीज़ें हैं। जैसे आप ये स्क्रीन में देख रहे हो तो आपको क्लियर, ये बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा होगा, बट जो हमारा पेशेंट है वो क्या कंप्लेन करेगा कि मुझे ये चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हैं, ओह सॉरी, मुझे ये चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है। द नेक्स्ट आपका है डिफ़िकल्ट विथ नाइट विजन। सो पेशेंट को बेसिकली क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी विथ नाइट विजन, मतलब रात में उसको देखने में ज़्यादा दिक्कत होगी। सो डिफ़िकल्टी विथ नाइट विजन। नेक्स्ट आपका है फेडिंग और येलोइंग ऑफ द कलर्स। सो पेशेंट क्या कहेगा कि मुझे लग रहा है, अगर उसको आप एक सफ़ेद कमरे में लेके जाओ, वाइट रूम में, तो वो कहेगा मुझे ये सब पीला पीला दिख रहा है, मुझे ये धुंधला दिख रहा है। आप उसको ब्राइट कलर दिखाओ तो वो बोलेगा उसको कोई ब्राइट कलर दिखाओ, जैसे एक मैरून कलर है ना, बहुत सारा ब्राइट रेड कलर दिखाओ, तो वो कहेगा कि ये मुझे डल दिख रहा है। पेशेंट विल टेल कि मुझे ये डल दिख रहा है, मुझे ये ब्राइट नहीं दिख रहा है। सो ये सारे फीचर्स आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपको क्या है, डबल विजन इन वन आई, ये चीज़ ध्यान रखना, एक आँख में हो रही है। सो पेशेंट क्या बोलेगा कि मुझे इस वाली आँख या राइट या लेफ्ट, मुझे इस वाली आँख से लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें दो हैं, मुझे एक आँख से लग रहा है कि ये चीज़ें, ये अगर ये कैमरा तो ये कैमरा दो है, या फिर ये पेन है तो मुझे ये लग रहा है कि ये पेन दो है ना। तो अगर आप पेशेंट को सपोज आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसकी एक आँख बंद करके आप बोलो कि ये कितना पेन है, तो बोलेगा मुझे दो दिख रही है, डबल विजन। सो डिप्लोपिया इसको कहते हैं। डबल विजन इज ऑल्सो नोन एज डिप्लोपिया। सो पेशेंट कहेगा कि मुझे डबल विजन आ रहा है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन आई ग्लास प्रिस्क्रिप्शन। फ्रीक्वेंट चेंजेस मतलब जो बोलते हैं ना कि चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो इसमें भी पेशेंट के चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका है पैथोफिजियोलॉजी, कैसे ये डिसीज हो रही है। तो पहले इसमें आपका रिस्क फैक्टर, एजिंग, डायबिटीज, यूवी रेज एक्सपोजर, स्टेरॉइड यूज या फिर ट्रॉमा, इन सारे फैक्टर्स की वजह से बायोकेमिकल चेंजेस इन द लेंस, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लेंस का प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जा रहा है, वो एग्रीगेट हो जा रहा है,
और उसकी वजह से लेंस क्या कर रहा है, अपनी ट्रांसपेरेंसी को, जो उसकी ट्रांसपेरेंसी थी, लेंस का मतलब क्या कि वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या कि चीज़ें इस साइड जो है वही उस साइड भी है ना, दोनों साइड इक्वल दिख रहा है आपको, भले ही कोई एक लेयर लगी हुई है बट दोनों साइड आपको दिख रहा है, तो दैट इज ट्रांसपेरेंसी। सो उसका लॉस हो जाना। नेक्स्ट, लेंस बिकम ओपेक एंड कैटरेक्ट का ओपेसिटी आ जाएगी और कैटरेक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पेशेंट में। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि डिसीज कैसे कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट ये हमारा है क्लिनिकल फीचर्स। सो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट में देखने को मिलेगा। स्कैटरिंग एंड ब्लॉकेज ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई। सो जो लाइट आंखों तक जा रही थी उसकी स्कैटरिंग, वो लाइट फैल रही है या फिर उसमें कोई ब्लॉकेज हो रहा है, तो वो हमको एक फीचर देखने को मिलेगा। रिड्यूस लाइट रीचिंग द, जब इस लाइट की स्कैटरिंग हो जा रही है तो उसकी वजह से लाइट रेटिना तक नहीं पहुंच रही है, रेटिना तक वो लाइट नहीं पहुंच पा रही है, और उसकी वजह से क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट को देखने को मिल रहे हैं। ब्लर विजन, पेनलेस एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन। सो पेशेंट को ब्लर विजन दिखेगा, वो पेनलेस होगा। पहली वाली कंडीशन जिसमें हमने पढ़ी, कॉर्नियल केराटाइटिस हो गया आपका या कंजक्टिवाइटिस हो गया, उन सब में हम क्या कह रहे थे कि पेशेंट को क्या हो रहा है, पेशेंट को पेन प्रेजेंट है, बट अभी देखो इसमें क्या है, पेशेंट को पेनलेस विजन लॉस हो रहा है। एक में पेन फुल विजन लॉस हो रहा था और इसमें क्या है आपका पेनलेस विजन लॉस हो रहा है। द नेक्स्ट आपका है कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, कैसे आप डायग्नोज करोगे पेशेंट के कंडीशन को। सो हाउ यू आर गोइंग टू डायग्नोज। सो विजुअल एक्विटी टेस्टिंग, आप क्या कराओगे, पेशेंट का विजुअल एक्विटी टेस्ट की आपकी आंखें कितना देख पा रही है। स्नेलन चार्ट पता है क्या होता है स्नेलन चार्ट, उसमें हम क्या करते हैं, आप देखते हो कि जब भी आपने अगर कभी आई एग्जामिनेशन कराया है तो एक स्नेलन चार्ट डॉक्टर्स ने अपने जो भी लगा रखा होता है और उसको बोलते हैं कि आप रीड करो ये क्या है ये क्या है ना। तो वो स्नेलन चार्ट किस चीज़ में काम आता है, विजुअल एक्विटी की टेस्टिंग में। देन ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प या फिर ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन, टोनोमेट्री, ये सारी चीज़ें भी पेशेंट को हम करा सकते हैं। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, टोनोमेट्री है, टोनोमेट्री क्यों कराते हैं, टू असेस द आईओपी। व्हाट इज आईओपी हियर, इट इज इंट्राओकुलर प्रेशर। जैसे हमने न्यूरो में पढ़ा था ना, न्यूरो में कौन सा प्रेशर पढ़ा था, आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कि ब्रेन के फ्लो में, ब्रेन का जो सिस्टम का फ्लो है उसके फ्लो का जो प्रेशर था उसको हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर कह रहे थे। ये इंट्राओकुलर प्रेशर जो हमारे आईज का फ्लूइड है उसके फ्लो का प्रेशर है। ये बेसिकली ये 10 to 20 के रेंज में होता है। अगर इससे इंक्रीज होता है तो एक और डिसीज़ अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमा, वो पेशेंट में देखने को मिलती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट आपका है कि मैनेजमेंट ऑफ कैटरेक्ट। अगर आपके पास एक कैटरेक्ट के वाला पेशेंट आ रहा है तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द पेशेंट। How you are going to manage the patient. Sorry. So surgical removal of the opaque, जो ये क्लाउडनेस आ गई थी ना, ये जो ओपेकनेस आ गई थी लेंस पे, इसको हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, सर्जिकली रिमूव कर देंगे एंड रिप्लेसमेंट विद एन आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, IOL भी कहते हैं। सो इसको हम रिमूव कर देंगे विद एन IOL, इंट्राओकुलर लेंस से हम इसको रिमूव कर देंगे। दिस रीस्टोर द पैसेज ऑफ लाइट टू द रेटिना एंड इम्प्रूव द विजन। अगर ऐसी सर्जरी हम पेशेंट की करा देते हैं तो इससे क्या होगा, जो लाइट जा रही थी वो इम्प्रूव हो जाएगी, विजन पेशेंट का इम्प्रूव हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट। ओके, अभी हमने कैटरेक्ट डिस्कस कर लिया कि कैटरेक्ट क्या है, क्लाउडनेस कैसे हो रही है, व्हाट कैन बी द डिफरेंट कॉजेज, बुढ़ापे में ये क्यों ज़्यादा कॉमन है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस
हमने डिस्कस कर लिया इसका मैनेजमेंट एट लास्ट। मैनेजमेंट में बेसिकली एक ही मैनेजमेंट है कि हम सर्जरी कराते पेशेंट की, और वो जो क्लाउडीनेस, वो जो ओपेसिटी बन रही थी, उस ओपेसिटी को हम रिमूव कर दें। ओके, तो यहाँ तक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फीको एमल्सिफिकेशन। सो ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है कैटरेक्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, फीको एमल्सिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के MCQs में, इवन आपके नॉर्सेट RRB, इन सब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो फीको एमल्सिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड modern cataract surgery. Okay, so it is a cataract surgery. फीको एमल्सिफिकेशन क्या है? ये एक कैटरेक्ट की सर्जरी है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एडवांटेज इसका क्या क्या है? पेशेंट को आप क्या बताओगे कि इसमें हम बहुत छोटा सा चीरा लगाते हैं। जैसे इंसिजन का मतलब चीरा लगाना, इंसिजन आप कहीं भी करते हो, है ना। सर्जरी, जब आप सर्जरी का पोर्शन पढ़ रहे होगे तो आपको पता चलेगा कितने ढेर सारे इंसिजन के साइट हैं, डिफरेंट नेम्स हैं इंसिजन के। जो LSCS में इंसिजन लगाते हैं वो अलग है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिजन। सो वैसे ही हमारा जो आई डिसऑर्डर है ये कैटरेक्ट, इसमें भी हम इंसिजन लगाते हैं, लेकिन दैट इज इंसिजन इज वेरी स्मॉल। सो पहला एडवांटेज क्या है? देयर विल बी अ वेरी स्मॉल इंसिजन। नेक्स्ट क्या है? मिनिमल टिश्यू डैमेज। सो पेशेंट को ज़्यादा टिश्यू का डैमेज नहीं होगा, minimal tissue damage will be there. Then faster healing will be faster, and short hospital stay and early visual recovery. So these are the advantage of phaco emulsification. ये सब क्या है इसके एडवांटेज। नेक्स्ट आपका एक और सर्जरी है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। सो इसको ECCE के नाम से भी जानते हैं, एक्स्ट्रा कैपुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। सो इसमें क्या है, लार्जर इंसिजन हम बनाते हैं आइज़ में। क्या करते हैं? लार्जर इंसिजन इन द आइज़ में हम लार्जर इंसिजन बनाते हैं और रिमूव करते हैं जो भी क्लाउडी लेंस है। जो भी क्लाउडी लेंस है उसको हम रिमूव करते हैं लार्जर इंसिजन से बना के। while leaving the posterior lens capsule intact. सो जो पोस्टीरियर का कैप्सूल है उसको हम इंटैक्ट एज इट इज़ लीव कर देंगे, है, एज इट इज़ इसको लीव कर देंगे, और फिर हम इसमें सर्जरी करते हैं। इसमें भी हम एक इंट्राओकुलर लेंस यूज़ करते हैं। इंडिकेशंस क्या क्या है? वेरी हार्ड और एडवांस कैटरेक्ट, है ना, बहुत हार्ड कैटरेक्ट है और बहुत एडवांस कैटरेक्ट है, तो आपको ECC करानी पड़ेगी। और जब फीको एमल्सिफिकेशन इज नॉट सुटेबल, इन केस फीको एमल्सिफिकेशन जो हम करा रहे थे पेशेंट को, क्या था फीको एमल्सिफिकेशन? क्या कर रहे थे हम फीको एमल्सिफिकेशन में? एक ऐसी सर्जरी जिसमें जो ओपेसिटी लेंस पे बन गई है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो अगर ये फीको एमल्सिफिकेशन पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, तो हम क्या करेंगे पेशेंट को? तो हम पेशेंट को ECCE की ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? लार्जर इंसिजन, इसमें इंसिजन लंबा लगता है, फीको एमल्सिफिकेशन में छोटा चीरा लगता है। अगर ECCE करा रहे हैं तो उसमें इंसिजन विल बी लार्जर, देन इसमें लॉन्गर हीलिंग टाइम, जो हीलिंग टाइम है दैट विल बी लॉन्गर, नेक्स्ट इसमें क्या है? हाइयर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कंपेयर टू फीको एमल्सिफिकेशन। सो फीको एमल्सिफिकेशन में जितना रिस्क था उससे ज़्यादा रिस्क है कॉम्प्लिकेशन का, उससे ज़्यादा रिस्क है। ओके, नेक्स्ट आपका है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपका क्या क्या आता है? प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले एक्सप्लेन द सर्जिकल प्रोसीजर टू द पेशेंट। तो अभी जो सर्जिकल प्रोसीजर आप करने जा रहे हो उसको आपको क्या करना है? पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि कौन सी सर्जरी होने जा रही है, ताकि पेशेंट की एंग्जाइटी थोड़ी सी रिड्यूस हो। आप सोचो कोई सी की भी सर्जरी प्लान होती है तो जो पेशेंट है जिसकी सर्जरी होने वाली है वो बहुत एंक्शियस होता है कि क्या होगा मेरे साथ, है ना। सो हमको क्या करना है? हमको उसको इसके बारे में बताना है ताकि उसकी जो एंग्जाइटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो। नेक्स्ट असेस करेंगे हम विजुअल एक्विटी एंड आई कंडीशन। पेशेंट की आई कंडीशन कैसी है, विजुअल एक्विटी कैसी है, उसको हम असेस करेंगे। देन एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स, एग्जाम्पल प्रोपेराकेन
और टेट्राकेन और लाइडोकेन जेल, कोई भी एनेस्थेटिक आई ड्रॉप हम यूज़ कर सकते हैं प्री ऑपरेटिवली, ताकि जो आईज़ है उसमें अगर हम कोई कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं, कोई इंसिशन लगा रहे हैं, तो पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब माइट्रेटिक एंड एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, जो भी मिड्रियासिस के लिए आई ड्रॉप या एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आपके पास अवेलेबल है, वो प्रिस्क्राइब्ड है, उसको आप उसमें क्या करोगे, पेशेंट को आइस में ड्रॉप वो डालोगे। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड फूड एंड फ्लूइड एज एडवाइज्ड बिफोर द सर्जरी। सो हमको क्या करना है, पेशेंट को अवॉइड करना है कोई भी फूड या फ्लूइड एज एडवाइजरी बिफोर सर्जरी। सो पेशेंट को हम इनको NPO पे रखना है। व्हाट इज NPO? किसी भी सर्जरी के से पहले जितने भी पेशेंट्स हमारे रहते हैं उन सबको हम सजेस्ट करते हैं कि आपको निल पर ओरल, है ना, मतलब निल पर ओरल मतलब आपको कुछ भी फूड या फ्लूइड ओरली इनटेक नहीं करना है। देन नेक्स्ट क्या है, इंश्योर इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑब्टेन्ड। आपको पेशेंट को बोलना है, देखना है कि इन्फॉर्म कंसेंट लिया गया है कि नहीं। टीच पेशेंट नॉट टू रब द अफेक्टेड आई। पेशेंट को सिखाना है कि अफेक्टेड आई, देखो अफेक्टेड आई रब, बार बार रब आपको नहीं करनी है। देन नेक्स्ट आपका है कि अगर पेशेंट को हमने सर्जरी कर ली तो उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हम क्या क्या पेशेंट को बताएंगे। सो पहला क्या है, मॉनिटर द वाइटल साइन एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पहली चीज़ जो हम देखेंगे कि पेशेंट का वाइटल साइन कैसा है, BP कंट्रोल में है या नहीं, है ना, और क्या पेशेंट कैसा फील कर रहा है, और पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं। सो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है ऑब्जर्व ऑपरेटेड आई फॉर पेन, रेडनेस, डिस्चार्ज और ब्लीडिंग। सो जो भी ऑपरेटेड आई है, जिस भी आईज में सर्जरी कंडक्ट हुई है ना, उस आई में हम चेक करेंगे कि कहीं पेशेंट को पेन, रेडनेस, डिस्चार्ज ये सारी चीज़ें तो नहीं प्रेजेंट है, ये हम चेक करेंगे। अप्लाई आई शील्ड और पैच एज प्रिस्क्राइब। सो अगर कोई आई शील्ड पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई है तो वो आई शील्ड हम पेशेंट को बोलेंगे कि आई शील्ड आपके लिए प्रिस्क्राइब है, इसको आप लगा के रखो। ओके, नेक्स्ट आपका है एडमिनिस्टर्ड प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी आई ड्रॉप्स। जो भी आई ड्रॉप्स एंटी इन्फ्लामेटरी या एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड है उसको आप पेशेंट को बोलो एडमिनिस्टर करने को। पोजीशन पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजीशन। हमको क्या करना है, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में पेशेंट को रखना है। देन इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड कफिंग, बेंडिंग, लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रेनिंग। तो कुछ भी उसको लिफ्ट नहीं करना है, कुछ भी बेंड नहीं होना है, ये सारी चीज़ें पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। नेक्स्ट आपका है पेशेंट एजुकेशन। सो क्या क्या एजुकेट करोगे आप पेशेंट को। पहला है वॉश हैंड बिफोर इंस्टॉलिंग आई ड्रॉप्स। हम पेशेंट को कहेंगे कि जब भी आप आई ड्रॉप्स इंस्टॉल करने जा रहे हो यू शुड वॉश योर हैंड। तो पेशेंट को क्या बोलना है कि आप अपने हाथों को धुल के आँखों में दवा, जो भी आप दवा डाल रहे हो वो डालोगे। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, अवॉइड रबिंग और टचिंग द आइज। बार बार आँखों को रब करना, टच करना, ये सब पेशेंट को बोलेंगे कि आपको ये अवॉइड करना है। वियर प्रोटेक्टिव ग्लासेस आउटडोर्स। तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस की नीड है, तो आप वो वियर करके जाओ। रिपोर्ट सिम्टम्स सच एज सीवियर पेन, डिक्रीज विजन और एक्सेसिव रेडनेस। अगर आपको लग रहा है कि जिस आँख में सर्जरी हुई है बहुत ज़्यादा रेडनेस आ रहा है या आपको लग रहा है कि विजन कम हो रहा है मेरा, तो ये सारी चीज़ें आपको एज सून एज पॉसिबल आपके HCP, आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसको आपको इन्फॉर्म करनी है। नेक्स्ट आपका क्या है, अटेंड रेगुलर फॉलोअप। सो जो भी फॉलोअप करनी है, फॉलोअप विजिट करनी है, वो कैसे होनी चाहिए, दैट शुड बी रेगुलर। सही। देन नेक्स्ट आपका है ग्लूकोमा। सो अभी हमने कैटरेक्ट के बारे में इन डिटेल पढ़ लिया कि कैटरेक्ट क्या होता है। अभी नेक्स्ट जो हम डिसीज कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ग्लूकोमा। So what is glaucoma? Glaucoma is a group of eye diseases
कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। अभी ही मैंने डिस्कस किया था इंट्राओकुलर प्रेशर के बारे में, दैट डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व एंड मे लीड टू परमानेंट लॉस ऑफ विजन इफ अनट्रीटेड। ओके, सो क्या है ग्लूकोमा? ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर, मोर देन नॉर्मल, जितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया है, कम नहीं। हमेशा सब डिफिशिट होते हैं, बस इस केस में क्या है, वो ज़्यादा हो गया है। सो इसमें यहाँ दिया भी हुआ आपका नॉर्मल आईओपी होती है 10 to 21 mmHg, और ग्लूकोमा में आईओपी क्या हो गई है, क्या हो जाएगी, मोर देन 21 mmHg से ज़्यादा हो जाएगी, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोमा। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सो पहला है आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा, दिस वन इज मोस्ट कॉमन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ ग्लूकोमा इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा, सो सॉरी, योर आंसर विल बी ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये बेसिकली स्लो होता है और पेनलेस होता है, ग्रेजुअल लॉस होता है इसमें। और कौन सी विजन का लॉस हो रहा है, पेरिफेरल विजन। सो आपने जब विजन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ विजन, वन इज सेंट्रल विजन एंड वन इज पेरिफेरल विजन। सो इसमें जो पेशेंट का पेरिफेरल विजन है ना, पेरिफेरल मतलब वो जो हमको अपनी सराउंडिंग भी दिखती है, सेंटर भी दिखता है, तो ये जो सेंटर हमको दिख रहा है, इस विजन का पेशेंट में लॉस होता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। देन ड्रेनेज एंगल रिमेन्स ओपन। सो जो ड्रेनेज एंगल है वो इसमें ओपन रहता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा। बट फ्लूइड ड्रेनेज, जो फ्लूइड का ड्रेनेज है वो इसमें रिड्यूस रहता है। साइलेंट थिप ऑफ साइट, है ना, मतलब चुपके से आपकी जो देखने की शक्ति है वो ये लेके चला जाएगा। तो ये साइलेंट किलर, जैसे कुछ डिसीज को हम कहते हैं कि साइलेंट हाइपरटेंशन इज साइलेंट किलर, डायबिटीज इज साइलेंट किलर। सो सिमिलरली ये साइलेंट किलर ऑफ योर साइट, है ना, आपकी जो देखने की, आपको जो विजन की पावर है उसका साइलेंट किलर ये है ग्लूकोमा। ओके, कॉर्निया। सो यहाँ पे एक इमेज है ओपन एंगल ग्लूकोमा की, यू कैन सी, यू कैन चेक हियर, दिस इज ओपन एंगल ग्लूकोमा। यहाँ आइरिस है, दिस इज अवर सिलियरी बॉडी विच होल्ड द लेंसेज, एंड ये हमारा ट्यूबरकुलर मेसवर्क है। सो बेसिकली ऐसा कंडीशन हो जाता है ओपन एंगल ग्लूकोमा में। नेक्स्ट आपका है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, है ना। सो क्लोजर एंगल ग्लूकोमा को हम एक्यूट ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सडन ब्लॉकेज ऑफ एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज। जो एक्यूट ड्रेनेज था, एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज था उसका सडन ब्लॉकेज हो जाना, वो सडनली ब्लॉक हो जाता है इसमें। और ये एक मेडिकल एमरजेंसी है। क्यों? क्योंकि इसमें सडन लॉस हो रहा है, सडन ब्लॉकेज हो रहा है, तो पेशेंट को हो सकता है कि सडन विजन लॉस भी हो जाए। सो रैपिड इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर, और जो आईओपी है आपका, इसमें बहुत तेजी से, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से ये बढ़ जाएगा। सो ये आपका एक क्लोज एंगल ग्लूकोमा का, आप देखो इसमें ट्यूबरकुलर मेशवर्क का, और क्लोज एंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आइरिस जो हमारा होल्ड कर रहा था लेंसेज को, लेंस और सिलियरी बॉडी को, वो कितने डिफरेंट एंगल में बन रहा है। जबकि जो हमारा पहला वाला इमेज था ओपन एंगल, इसमें देखो द एंगल बिटवीन दीज, एंड इसमें देखो द एंगल बिटवीन दीज। ओके, फिर नेक्स्ट आपका है कंजेनाइटल ग्लूकोमा। बेसिकली दो टाइप के हम डील करते हैं, एक तो आपका क्लोजर एंगल ग्लूकोमा और एक आपका ओपन एंगल ग्लूकोमा। एक और जो हमारा टाइप है उसको हम कहते हैं कंजेनाइटल। सो कंजेनाइटल का टर्म इटसेल्फ वो बता रहे हैं कि इट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग सिंस बर्थ, जब से वो चाइल्ड बर्थ, जब से उसकी बर्थ हुई है तब से वो पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन उसको है, तो उसको हम कहते हैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा। सो प्रेजेंट एट बर्थ, ये कंडीशन कब प्रेजेंट होती है, जब पेशेंट का बर्थ होता है तब, ड्यू टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है उस वजह से। So this is an image which is showing how the healthy eye look
and how the eyes will look in the case of glaucoma. So there you can see कि healthy line में front chamber of eye, iris, pupil, cornea और optic nerve, this all thing is normal in this image. और अगर पेशेंट को ग्लूकोमा हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर विल बी बिल्डअप, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा और ये इस प्रेशर की वजह से ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व थी यहाँ पे दैट विल गेट डैमेज्ड, दैट विल गेट डैमेज्ड. डैमेज ऑफ व्हाट? डैमेज ऑफ व्हाट? डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व. एंड ये देखो ये आपका एक ओपन एंगल का है, इसमें ड्रेनेज कैनाल जो है वो क्लॉग्ड हो गए और फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ से इसको ड्रेन करना था ना वो पूरी तरह से उसमें क्लॉगिंग हो गई है और ये ड्रेन नहीं कर पा रहा है. सो इस वजह से इस ओपन एंगल ग्लूकोमा में प्रेशर बढ़ता है. और जो हमारा क्लोज एंगल ग्लूकोमा है, एंगल बिटवीन द आइरिस एंड कॉर्निया इज टू नैरो. मतलब जो एंगल आइरिस और कॉर्निया के बीच में बढ़ना था वो बहुत पतला एंगल, बहुत नैरो एंगल बनता है. उस वजह से भी यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर बिल्डअप होता है क्योंकि वहाँ भी फिर ड्रेनेज नहीं होता है. और ड्रेनेज कैनाल ऑफ आई, एक्वस ह्यूमर लीविंग थ्रू द कैनाल, ये नॉर्मल आपका नॉर्मली कैसे वो लीव करता है वो उसमें शो किया गया है. ये आपका ओपन एंगल और वो आपका क्लोज एंगल में कैसे लीव करता है वो आपका शो किया गया है. फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या होता है. सो सेकेंडरी ग्लूकोमा इट इज कॉज्ड बाय इंजरी, इन्फेक्शन, डायबिटीज और स्टेरॉइड यूज. सो सेकेंडरी ग्लूकोमा क्यों हो रहा है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी इंजरी, एनी इन्फेक्शन, है ना, किसी इन्फेक्शन या किसी इंजरी की वजह से ये ग्लूकोमा होता है. एक चीज़ जो हमको नोट रखनी है कि फैगोसाइटिक जो सेल्स हैं, फैगोसाइटिक सेल्स जो हैं, हेलोसाइट्स, वो वेस्ट क्लियरेंस के लिए होते हैं फॉर इन द आइज. ओके. सो सेकेंडरी ग्लूकोमा में बेसिकली क्या होता है, जो डायबिटीज़ या इन्फेक्शन या इन सब चीज़ों की वजह से ग्लूकोमा हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा. नेक्स्ट आपका है कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ सेकेंडरी ग्लूकोमा. सो पहला आपका क्या है? इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर. इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर, जो इंट्राऑकुलर प्रेशर था उसका बढ़ जाना, इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जा रहा है. ये पहला हमारा कॉज या रिस्क फैक्टर है. एज अबव 40 ईयर्स, जिन लोगों की एज 40 ईयर्स से अबव है, फैमिली हिस्ट्री है कोई डायबिटीज़ मेलाइटस की, आई इंजरी है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़ है, हाइपरटेंशन है, तो इन सारे केसेस में कॉज हो सकता है. यहाँ देखो नॉर्मल आई आपकी जिसमें कोई ग्लूकोमा नहीं है और वो देखो ग्लूकोमा वाली आई, इसमें ट्यूबरकुलर मैश पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और एक्वस ह्यूमर का बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो ड्रेन नहीं हो पाता है बाहर की तरफ. ओके. फिर नेक्स्ट आपका है साइन एंड सिम्टम्स. सो इसमें आपका है पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा. सो ओपन एंगल में क्या होगा? ग्रेजुअल लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन. हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ग्रेजुअल लॉस विल बी देयर. टनल विजन लेट स्टेज में. टनल विजन क्या होता है? मतलब उसको ऐसे दिखेगा, टनल देखा है, टनल मतलब एक साइड पे फिक्स दिखेगा उसको, तो उसको हम कहते हैं टनल विजन. और यूजुअली दिस इज पेनलेस, इसमें पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होता है. नेक्स्ट आपका है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा. सो इसमें सीवियर आई पेन प्रेजेंट है, हेडेक होगा, ब्लर्ड विजन होगा, हैलोज अराउंड द लाइट्स, मतलब अगर आप लाइट को देख रहे हो तो आपको लगेगा कि कुछ सर्कल्स वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. देन रेड आई हो सकती है और नोजिया एंड वॉमिटिंग. सो ये सारे सिम्टम्स एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में देखने को मिलेंगे. फिर नेक्स्ट आपका है डायग्नोस्टिक टेस्ट. सो व्हाट आर द डिफरेंट डायग्नोसिस. पहला आपका जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं टोनोमेट्री. ये क्या करता है? टोनोमेट्री क्या करती है? टोनोमेट्री मेजर करती है आईओपी को, जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो कितना बढ़ गया है, अगर बढ़ रहा है तो उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे. अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि इन द केस देयर इज अ पेशेंट हु इज हैविंग इंक्रीज आईओपी, सो विच पर्टिकुलर टेस्ट यू विल डू टू आइडेंटिफाई कि हाउ मच आईओपी इज इंक्रीज्ड, है ना, कि वहाँ पे नहीं लगेगा. सो हाउ मच आईओपी इज इंक्रीज, तो उस केस में आप जो आंसर दोगे दैट आंसर विल बी टोनोमेट्री. ऑप्थेल्मोस्कोपी भी करेंगे, हम चेक करेंगे ऑप्टिक नर्व का पॉइंट. विजुअल फील्ड टेस्ट भी करेंगे कि पेशेंट का सेंट्रल विजन कैसा है, पेरिफेरल विजन कैसा है, ये सारी चीज़ों के लिए भी हम टेस्ट करेंगे. ओके. सो दिस इज एन इमेज ऑफ
आई एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस। सो पहला है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, आई ड्रॉप्स। क्यों, क्योंकि आपके आई ड्रॉप्स क्या करेंगे, जो आईयूपी बढ़ गया था उसको रिड्यूस करने का काम करेंगे। पहला टेमोलॉल, पिलोकापिन, देन आपका लेंट्रोपोस्ट, देन एसिटाजोलामाइड। सो ये डिफरेंट आई ड्रॉप्स हैं जो हेल्प करते हैं इन द प्रिवेंशन, इन द मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा। देन नेक्स्ट आपका है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट पे आपका आएगा लेज़र थेरेपी, इसमें आपका आएगा ट्रेबेक्युलोटॉमी या फिर ड्रेनेज सर्जरी। सो ये डिफरेंट लेज़र कटिंग सर्जरीज हैं। ट्रेबेक्युलोटॉमी में हम क्या करते हैं, इसका एक प्रोसीजर का इमेज है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेबेक्युलोटॉमी बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी। जो कंजक्टिवा स्क्लेरा आइरिस यहाँ है, जो एंगल ऑफ ट्रेबेक्युलर मेश है जहाँ फ्लूइड को ड्रेन होना चाहिए था, है ना, जहाँ से फ्लूइड को ड्रेन होना चाहिए था, वहाँ पे हम ट्रेबेक्युलर मेश में वहाँ पे हम कटिंग करके नया चैनल क्रिएट करते हैं ताकि फ्लूइड इजीली ड्रेन हो पाए, तो उसी को हम कहते हैं ट्रेबेक्युलोटॉमी प्रोसीजर। ओके, देन नेक्स्ट आपका है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द पेशेंट इन, इसमें कैसे मैनेज करोगे ग्लूकोमा में। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेड प्रिस्क्राइब आई ड्रॉप्स रेगुलरली। जो भी प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स है वो हम पेशेंट को बोलेंगे कि रेगुलरली आप एडमिनिस्टर करो। एडमिनिस्ट्रेड प्रिस्क्राइब्ड आई ड्रॉप्स रेगुलरली, जो भी आई ड्रॉप्स आपको प्रिस्क्राइब्ड है वो आपको पेशेंट को बोलना है कि रेगुलरली उसको आप यूज़ करो। फिर नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर द आईयूपी। जो भी पेशेंट का आईयूपी है वो कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है वो हमको क्या करना है, मॉनिटर करना है। एजुकेट द पेशेंट अबाउट लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। सो क्या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बारे में हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे। अवॉइड स्ट्रेस एंड हैवी लिफ्टिंग। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या हैवी लिफ्टिंग हो रही है तो उसको हमको पेशेंट को कह के अवॉइड करना है। टीच प्रॉपर आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन टेक्निक। सो हमको पेशेंट को प्रॉपर आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन टेक्निक भी सिखानी है कि हाउ टू इंस्टॉल दैट आई ड्रॉप्स। द नेक्स्ट, ऑब्जर्व फॉर द साइड इफेक्ट। सो कोई साइड इफेक्ट तो पेशेंट में नहीं आ रहा है, इसके लिए भी हमको ऑब्जर्वेशन करना है। द नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लिकेशंस। सो परमानेंट विजन लॉस हो सकता है पहला कॉम्प्लिकेशन, कि पेशेंट को हो सकता है कभी भी ना दिखे, या फिर ब्लाइंडनेस हो सकता है अगर अनट्रीटेड रहा तो पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकता है। सो दिस इज सिमिलर ओनली। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अबाउट रेटिनल डी अटैचमेंट, की रेटिना कैसे डी अटैच हो जा रही है, तो वो कंडीशन को हम क्या कहते हैं। सो यहाँ पे एक इमेज है, इसमें देखो आपको एक हेल्दी आई दिख रही है, और यहाँ पे एक इमेज है, ये जो रेटिना है वो डी अटैच हो गया है, टीयर हो गया है रेटिना में। सो अभी हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे कि रेटिनल डी अटैचमेंट होता क्या है। सो आपका रेटिनल डी अटैचमेंट हैपन्स व्हेन द रेटिना, द लाइट सेंसिंग लेयर एट द बैक ऑफ आई पुल्स अवे फ्रॉम हिज नॉर्मल पोजीशन। जहाँ पे रेटिना को रहना था वहाँ से ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेटिनल डी अटैचमेंट। So it is an eye emergency, it is a medical emergency, and without prompt treatment it can lead to permanent vision loss. अगर इस पे as soon as possible हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दी तो पेशेंट में क्या हो सकता है, परमानेंट विजन लॉस। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज रेटिनल डी अटैचमेंट। ओके, हमने ये डिस्कस किया था कि ये तभी होता है जब हमारा अंडरलाइंग लेयर जो कि हमारा रेटिनल पिगमेंट है वो डी अटैच हो जाता है। और होता कब है कि जब रेटिना लूजेस इट्स ब्लड सप्लाई। कब होगा, कब रेटिना अपने प्लेस से दूसरी प्लेस पे, जैसे रेटिना का प्लेस ये था उस अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला गया रेटिना, तो कब ये होगा, जब इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। द रेटिना सेल स्टॉप द फंक्शनिंग। रेटिना सेल क्या है, फंक्शनिंग, अपना फंक्शन करना बंद कर देगी तब, और या फिर विजन बिकम डैमेज और लॉस। सो जो विजन है वो डैमेज या फिर लॉस्ट हो गई है। दिस कंडीशन इज अ मेडिकल एमरजेंसी। ये तो हमने पहले डिस्कस की थी कि ये एक मेडिकल एमरजेंसी है। The next types of retinal detachment. So there are basically 3 types which we are going to discuss in this. Okay, पहला आपका है
रोमैटोजेनस, दूसरा आपका है ट्रैक्शनल और तीसरा आपका है एक्सुडेटिव। सो ये तीनों को हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। सो रेटिनल डीअटैचमेंट रोमैटोजेनस वाले में क्या हो रहा है, जो लेंस और सब रेटिनल फ्लूइड है उसके बीच में ये रेटिनल डैमेज हो रहा है। इसमें कोई टीयर नहीं है, बस ट्रैक्शन की वजह से डैमेज हो रहा है। और जो एक्सुडेटिव वाला है उसमें कोई कॉजेटिव पैथोलॉजी या कोई कॉज है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई भी पैथोलॉजी है जिसकी वजह से रेटिनल टीयर हो रहा है, डीअटैचमेंट हो रहा है। सो टाइप्स ऑफ रेटिनल डीअटैचमेंट, रोमैटोजेनस रेटिनल डीअटैचमेंट ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है, कॉज बाय टीयर और होल इन द रेटिना। सो इसमें क्या हो रहा है, होल या फिर टीयर होता है रेटिना में। फ्लूइड पासेस थ्रू द टीयर एंड लिफ्ट द रेटिना ऑफ। इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड है वो पास करता है थ्रू द टीयर और वो रेटिना के आई वॉल्स को लिफ्ट करता है। कॉमन सबसे ज़्यादा ये किस में होता है, इन ओल्डर एडल्ट एंड द पीपल विथ मायोपिया। सो जिसको मायोपिया है उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। ट्रैक्शनल रेटिनल डीअटैचमेंट क्या होता है, स्कैर टिश्यू पुल्स आउट द रेटिना अवे। स्कैर टिश्यू जो है उस वजह से ये, इसमें क्या होता है, कोई टीयर या होल हो रहा था रेटिना में रोमैटोजेनस वाले में। इसमें क्या है, स्कैर टिश्यू जो है वो उसको क्या कर रहे हैं, पुल्स अवे कर दे रहे हैं। कॉमन इन पीपल विद द डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ वाले जो हमारे पेशेंट हैं उसमें ट्रैक्शनल वाला टाइप ज़्यादा कॉमन है और ये स्लोली डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको प्रोग्रेस दिखेगी, स्लोली ये डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं ट्रैक्शनल रेटिनल डीअटैचमेंट। ट्रैक्शनल वाला किसमें होता है, कॉमन डायबिटीज़ में। और जो रोमैटोजेनस था उसमें क्या हो रहा है, टीयर, आई ड्रॉप, आई टीयर। ओके, नेक्स्ट आपका है एक्सुडेटिव टाइप सीरियस रेटिनल डीअटैचमेंट। सो फ्लूइड बिल्ड अप अंडर द रेटिना विदाउट अ टीयर। सो बेसिकली इसका कॉज क्या होता है, इन्फ्लामेशन, ट्यूमर्स या फिर ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स। द नेक्स्ट आपका है इसका कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। सो पहला है इसमें एजिंग, जो जैसे जैसे एजिंग हो रही है वो एक कॉज हो सकता है पेशेंट के लिए। फिर दूसरा आपका है इसमें सीवियर नियर साइटेडनेस, मतलब सीवियर मायोपिया की, इसमें सीवियर व्हाट हैपेंड, सीवियर पेन कलर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली, सीवियर मायोपिया के केस में हो सकता है पेशेंट को सीवियर मायोपिया है तो उस केस में पेशेंट को हो सकता है। देन कोई भी आई इंजरी या फिर कोई भी आई ट्रॉमा के केस में, कैटरेक्ट सर्जरी अगर कराई है तो कैटरेक्ट सर्जरी के केस में, डायबिटीज़ है, फैमिली हिस्ट्री है या फिर रेटिनल थिनिंग, रेटिना पहले से थिन हो गई है तो उस केस में ये हो सकता है। नेक्स्ट आपका है साइन एंड सिम्टम्स, आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो रेटिनल डीअटैचमेंट इज यूजुअली पेनलेस। ये जो रेटिनल डीअटैचमेंट हो रहा है ये यूजुअली क्या है, पेनलेस है। देन देयर विल बी कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे, फ्लैशेस ऑफ लाइट, है ना, फ्लैशेस आएंगे, इसमें मैंने इमेज लगाई है, ओके। फ्लैशेस ऑफ लाइट्स ऐसे दिख रहा है, पेशेंट को ऐसा विजन दिखेगा। देन सडन इंक्रीज इन फ्लोटर्स, सो ऐसे फ्लोटर्स दिखेंगे पेशेंट को, सडनली फ्लोटर्स इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा लगता है ना कुछ चल के आ रहा है, आँखों को जब ऐसे बंद करो तो फ्लोटर्स इसमें भी पेशेंट को दिखेगा। शैडो, कर्टन और डार्क एरिया इन द विजन, कोई शैडो या कोई कर्टन या कोई डार्क एरिया आपको विजन में, एक्चुअल में तो नॉर्मल विजन कैसा होना चाहिए इसका, जैसे ये नॉर्मल विजन होना चाहिए, बट इसमें क्या है, शैडोज आ रहे हैं। देन ब्लर और रिड्यूस विजन, हो सकता है कि पेशेंट को ब्लर विजन हो, उसको विजन उसको ना ही हो सकता है उसको विजन आ ही ना, और लॉस ऑफ साइड। सो ये सबसे कॉमन है। पेरिफेरल विजन का लॉस हो सकता है पेशेंट को, ओके। नेक्स्ट आप कैसे डायग्नोज करोगे कि पेशेंट को ये सारी कंडीशंस हो गई हैं। सो एन आई डॉक्टर डायग्नोज, एक आई डॉक्टर ये जो उसको डायग्नोज करेगा। सो इसमें क्या है आपका डायलेटेड आई एग्जामिनेशन हम करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे, अल्ट्रासाउंड इफ व्यू इज ब्लॉक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं आईज में अगर व्यू ब्लॉक है तो। सो दीज ऑल द डायग्नोसिस टेस्ट जो हम करेंगे इस पेशेंट में। फिर नेक्स्ट आपका है ट्रीटमेंट। सो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट दिस पेशेंट। सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी, जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर कंडीशन है। सो फॉर स्मॉल टीयर्स बिफोर फुल डीअटैचमेंट, लेजर फोटोकोगुलेशन हम कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी कर सकते हैं,
फॉर अ फुल डी अटैचमेंट न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी कर सकते हैं, गैस बबल इंजेक्शन, स्क्लेरल बकल इंजरी या फिर विट्रेक्टमी कर सकते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट अगर करोगे, अगर पेशेंट को अर्ली ट्रीटमेंट मिलेगी तो ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है, और चांस ऑफ सेविंग द विजन इज मोर। तो मतलब चांसेस है कि हम पेशेंट का विजन हम सेव कर सकते हैं, पेशेंट के विजन को हम बचा सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी। हम लेज़र के लिए जा सकते हैं, क्रायोपैक्सी करा सकते हैं, हम स्क्लेरल या बकिंग सर्जरी करा सकते हैं, कंबाइंड अप्रोचेस भी यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी प्लस क्रायोपैक्सी, या फिर न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी करा सकते हैं, या फिर विट्रेक्टमी करा सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज जो हम पेशेंट में करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है, आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लाइंडनेस। तो मैंने कहा कि वन शॉट है, इसमें जितनी भी डिसीज कंडीशंस, जितनी भी कंडीशंस आएंगी वो सब हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहला क्या है ब्लाइंडनेस। सो व्हाट इज ब्लाइंडनेस? सो ब्लाइंडनेस इज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ब्लाइंडनेस इज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ब्लाइंडनेस क्या होता है? पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंडनेस। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग ब्लाइंडनेस किसको कहते हैं? अगर विजुअल एक्यूटी लेस देन 3 या 3/60 है, मतलब अगर कोई एक नॉर्मल आदमी है वो 60 मीटर तक जैसा देख सकता है, वैसा वो ब्लाइंड आदमी 3 मीटर तक देख सकता है। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर जैसे मैं कहूँ कि मुझे ये चीज़ पूरी क्लियर दिख रही है, बोर्ड आप बोलो कि आपको पूरी क्लियर दिख रही है बोर्ड, लेकिन कोई ऐसे इंडिविजुअल है वो बोल रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं क्लियर दिख रहा है, मुझे तो यहाँ तक भी नहीं दिख रहा है क्लियर। मतलब जो आपका 60 मीटर का डिस्टेंस है वो उस पेशेंट के लिए 3 मीटर का डिस्टेंस है। तो ऐसे पेशेंट को हम कहेंगे, जो चीज़ें आपको 60 मीटर पे क्लियर दिख रही है, ऐसे पेशेंट को 3 मीटर तक भी क्लियर नहीं दिख पा रही है, इस कंडीशन को हम कहेंगे कि पेशेंट को ब्लाइंडनेस प्रेजेंट है। ठीक है, हो गया। ओके, द नेक्स्ट आपका है इसमें ब्लाइंडनेस। ओके, सो लो विजन हम किसको कहते हैं? जिसमें 6/18 हो बट इक्वल और बेटर देन 3/60 हो, मतलब 3/60 से ज़्यादा हो पर 6/18 हो, तो उसको हम कहते हैं लो विजन। और एकदम ब्लाइंड कब कहेंगे? जब जो आपका 60 मीटर है वो उनका 3 मीटर, 3/60। समझ में आई बात? नेक्स्ट है हमारा कि टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस। सो जो ब्लाइंडनेस है वो हम डिफरेंट टाइप्स का होता है, इस बेस्ड ऑन सीवियरिटी, कि पार्शियल ब्लाइंडनेस है थोड़ा, या फिर कंप्लीट ब्लाइंडनेस है बेस्ड ऑन ऑनसेट, कि कंजेनाइटल है मतलब एट बर्थ है ना, जब से बर्थ हुई थी तब से प्रेजेंट है, या फिर एक्वायर्ड है, डेवलप्स आफ्टर इन लाइफ, मतलब आफ्टर बर्थ उसको कोई कंडीशन हो गई, कंजक्टिवा हो गया, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो गए तब डेवलप हुआ है, या फिर बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, टेम्परेरी है या फिर परमानेंट। फिर नेक्स्ट आपका है कॉमन कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस। वर्ल्ड वाइड कॉमन कॉजेज: कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, कॉर्नियल ओपेसिटी, विटामिन ए डिफिशिएंसी। सो ये सारे कॉमन कॉजेज। नेक्स्ट आपका है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें ब्लर विजन आएगा, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन आएगा, डिफिकल्ट सीइंग एट नाइट, सेंसिटिविटी टू लाइट, सीइंग हैलोज अराउंड द लाइट, सडन लॉस ऑफ विजन, एमरजेंसी। सो ये सारे फीचर्स आपको ब्लाइंडनेस के पेशेंट में दिखेंगे। यहाँ पे वही सारे फीचर्स, और क्या और अलग फीचर्स क्या है? एक्यूट पेन हो सकता है, रेडनेस, फॉरेन बॉडी, डीजनरेशन, अगर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो रहा है तो। नेक्स्ट आपका है डायग्नोसिस। कैसे आप डायग्नोस करोगे? तो क्या क्या असेसमेंट है इसमें? विजुअल एक्यूटी टेस्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ स्नेलन चार्ट, कि पेशेंट कहाँ तक विजुअलाइज कर पा रहा है। देन विजुअल फील्ड का टेस्ट करोगे, फंडोस्कोपी करोगे, है ना, फंडोस्कोपी एग्जामिनेशन कर सकते हो आप। एडिशनल टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं इसमें? सो एडिशनल टेस्ट इंक्लूड करता है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर फॉर ग्लूकोमा, IOP, ब्लड शुगर फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। हो सकता है पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है तो हम ब्लड शुगर लेवल भी मॉनिटर करते हैं, और स्लिट लैब एग्जामिनेशन। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो हम इस पेशेंट में करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट। तो कैसे हम मैनेज करेंगे इस कंडीशन को? सो डिपेंड्स ऑन कॉज, की कॉज क्या है उसके बेसिस पे हम मैनेजमेंट करेंगे। तो पहला है, अगर कॉज हमारा कैटरेक्ट है तो उसके लिए हम सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। अगर हमारा कॉज ग्लूकोमा है तो आई ड्रॉप्स के थ्रू, लेजर सर्जरी के थ्रू, है ना, फीको एमल्सिफिकेशन जो हमने कैटरेक्ट में पढ़ी थी, जो भी कॉज है
उसके बेसिस पे हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो उसमें सर्जरी कर सकते हैं कैटरेक्ट में, फीकोएमल्सिफिकेशन, ईसीसी, इसमें हम आई ड्रॉप्स के थ्रू जो भी, जैसे भी हम जो, या फिर आई ड्रॉप्स के थ्रू या फिर लेज़र या सर्जरी के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज है ब्लाइंडनेस की, तो ब्लड शुगर कंट्रोल करेंगे, लेज़र थेरेपी करेंगे, एंटी इंजेक्शंस, एंटी VEGF इंजेक्शंस देंगे। विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो विटामिन ए सप्लीमेंट्स देंगे। और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है तो कॉर्निया क्या करना पड़ेगा, कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन भी हमको करना पड़ सकता है। सो दीज आर द बेसिक मैनेजमेंट इन द केस ऑफ, और ये जितना भी मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है कि कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का, व्हाट इज द कॉज। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? एज नर्सेज व्हाट इज योर रोल, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पेशेंट। सो पहला क्या है आपका असेसमेंट, आपको क्या करना है, असेस करना है पेशेंट की कंडीशन को, आपको असेस करना है। पहला क्या है, असेस द डिग्री ऑफ विजन लॉस। फिर दूसरा क्या है, मॉनिटर करना है ब्लड शुगर को, चेक मेडिकेशंस अवेयरनेस। देन नेक्स्ट आपका है इंटरवेंशन, प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट, है ना, प्रिवेंट करना है फॉल से। कीप ऑब्जेक्ट्स इन कंसिस्टेंट प्लेसेस, एक ही प्लेस में, यानी कि हर बार ऑब्जेक्ट्स आप चेंज कर दे रहे हो। क्लियर वर्बल कम्युनिकेशन बोलना है, इनकरेज करना है यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइस लाइक केन और ब्रेल, और प्रोवाइड करना है इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि पेशेंट को फील होगा कि मैं ब्लाइंड हो रहा हूँ, आई एम लूजिंग माई आई साइड, तो इमोशनल सपोर्ट भी हमको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हम जो बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा आई डोनेशन, आई बैंकिंग और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। सो अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि आई डोनेशन, आई बैंकिंग या कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। सो आई डोनेशन इज द वॉलंटरी डोनेशन ऑफ आईज आफ्टर डेथ टू रिस्टोर विजन इन पीपल विथ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। बेसिकली ब्लाइंडनेस में होता क्या है, जो कॉर्निया है वही डिफेक्ट हो जाती है, उस वजह से पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो जाती है। सो बेसिकली हम कॉर्निया का क्या करते हैं, बेसिकली हम कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि पेशेंट में वो विजन जो लॉस हो गया था वो विजन वापस आ जाए। सो बेसिकली ये जो हमारा आई डोनेशन है, इसमें अगर कोई पेशेंट ऐसा है, कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहता है, सो उस केस में हम पेशेंट को कहेंगे कि आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हो, है ना, और हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि वो ऑर्गन डोनेशन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम पेशेंट को बताएंगे। ओके, द नेक्स्ट इसमें क्या है, ओनली द कॉर्निया ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड, नॉट द होल आई बॉल। ऑलवेज रिमेंबर, ये पूरी आंखें नहीं दी जाती, जो कॉर्निया है आईज का वो हमेशा डोनेट करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या कहता है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ विजन इम्पेयरमेंट वर्ल्ड वाइड एंड आई डोनेशन कैन रिस्टोर साइट फॉर मीनी, है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक आई डोनेशन के लिए खुद को मोटिवेट करें, लोगों को मोटिवेट करें। सो पीपल, डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट बिलीव्स हैं कि वाई यू शुड नॉट डू ऑल दिस, बट स्टिल हम पेशेंट्स को बता सकते हैं कि क्या इसका यूज़ है, क्या इसका यूटिलाइजेशन है। सॉरी फॉर दिस, आई डोंट नो व्हाई इट इज गोइंग लाइक दिस, इट्स ओके। तो हम पेशेंट्स, हम इंडिविजुअल्स को बता सकते हैं कि इसका क्या यूज़ है, कैसे इसका यूज़ हम कर। सो हु कैन डोनेट आइज, कौन से वो लोग हैं जो आई डोनेशन कर सकते हैं, हु कैन डोनेट आइज। सो एनी पर्सन कैन डोनेट आइज रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, जेंडर, ब्लड ग्रुप, कोई भी आई डोनेशन कर सकता है। एज मतलब हमको ये नहीं डिसाइड करना है कि उनका एज क्या है, उनकी जेंडर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, स्पेक्स यूज़ करते हैं क्या नहीं, कोई भी आई डोनेट कर सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हु कैन नॉट डोनेट आइज। सो HIV है जिसको एक्टिव हेपेटाइटिस B या C है, राइबीज़ है, सेप्टिसीमिया है, ऐसे लोग, या फिर कोई स्पेशल टाइप का कैंसर है, तो ऐसे लोग आई डोनेशन नहीं कर सकते। द नेक्स्ट आपका है रिगार्डिंग व्हेन इज आई डोनेशन डन, कब आई डोनेशन हम करते हैं, आफ्टर नेचुरल डेथ। आफ्टर नेचुरल डेथ हम आई डोनेशन करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, आइडियली विदिन 4 to 6 आवर, विदिन 4 to, सब आईज जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में सबके डोनेशन का डिफरेंट टाइम्स है, तो उसके बेसिस पे हम ये डोनेट कर सकते हैं। कंसेंट फ्रॉम नेक्स्ट ऑफ किन इज़ रिक्वायर्ड। सो जो भी उनके साथ, मतलब जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हमको कंसेंट लेना है बिफोर डोनेशन। प्रोसीजर्स क्या है, क्लोज आईलिड्स,
कीप हेड एलिवेटेड एंड स्विच ऑफ द फैन। सो दिस ऑल वी हैव टू डू। अगर हमको आई डोनेशन उस पेशेंट की जो भी इंडिविजुअल डेथ हो रही है जिसकी, उसका आई डोनेट कराना है, तो ये सारे प्रोसीजर हमको फॉलो करने हैं। प्लेस मॉइस्ट ड्राई गॉज ओवर क्लोज आईलिड्स, इन्फॉर्म नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली। जो भी नियरेस्ट आई बैंक है उसको हमको, सो बेसिकली जो डोनेशन का काम है वो बहुत, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिविजुअल्स, बट स्टिल पीपल, मतलब लोग नहीं समझ पाते, इसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाते हैं, बट स्टिल सबके रिलीजन्स में अपना अपना वो है, बट स्टिल अगर आप किसी को आई डोनेट कर रहे हो, सो यू आर गिविंग अ न्यू लाइफ टू दैट पर्सन, यू कैन इमेजिन। सो दिस हैव अ वेरी ब्यूटिफुल सिग्निफिकेंस। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आई बैंकिंग, कि आई बैंकिंग क्या होती है। सो आई बैंकिंग is a specialized center that collects, evaluates, preserves and distributes donated corneas for transplantation. So basically आई बैंकिंग जैसे ब्लड बैंकिंग है, ब्लड बैंक है, तो ब्लड में क्या है, हम किसी से ब्लड लेके उसको प्रिजर्व करके रखते हैं और फिर किसी नीडेड को वो ब्लड हम देते हैं। सिमिलरली आई बैंकिंग में हम किसी इंडिविजुअल का जो आई डोनेट करना चाहता है उसका कॉर्निया हम प्रिजर्व करके रखते हैं और फिर उसको हम किसी नीडेड इंडिविजुअल को देते हैं। सो इसमें एग्जांपल क्या है, आई बैंक एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। सो देयर इज अ आई बैंक एसोसिएशन अमेरिका वर्किंग इन यूएस। फंक्शन क्या है आई बैंक के, रिसीव डोनर कॉल, ओके, ट्राइव कॉर्निया, स्क्रीन फॉर इंटेक्शंस, मतलब जितने भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थे वो सारी चीज़ों तो नहीं है, प्रिजर्व द कॉर्निया एंड मेंटेन द रिकॉर्ड, देन डिस्ट्रीब्यूट टू द सर्जन। सो ये सारे प्रोसीजर्स हमको करने हैं अगर हम आई बैंकिंग करने जा रहे हैं तो। देन preservation methods, how you are going to preserve that, okay, so moist chamber method short term के लिए, and M के medium में हम रख सकते हैं या फिर कॉर्निसॉल में रख सकते हैं, ऑप्टिस ऑल में रख सकते हैं, अप टू 14 days दिस ऑल स्टोरेज कैन डन। देन स्क्रीनिंग ऑफ डोनर, हमको हमेशा मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू करनी है, जो भी डोनर है उसकी मेडिकल हिस्ट्री हमको रिव्यू करनी है। देन ब्लड टेस्ट, HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, इन सब ब्लड टेस्ट, ये सारे ब्लड टेस्ट हमको करने हैं। देन स्लिट एग्जामिनेशन, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन भी हमको पेशेंट का करना है। तो ये सारे एग्जामिनेशन बिफोर टेकिंग द आईज वी हैव टू डू। नेक्स्ट आपका है कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, केराटोप्लास्टी जिसको कहते हैं, सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ डिसीज कॉर्निया विद द हेल्दी डोनर कॉर्निया इज कॉल्ड कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। इसको हम केराटोप्लास्टी भी कहते हैं। सो इसमें बेसिकली 3 तरह का कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन बताया गया है। पहला आपका है पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, दूसरा है लैमेलर और तीसरा है एंडोथीलियल केराटोप्लास्टी। सो एक फुल थिकनेस है, एक पार्शियल है और एक एंडोथीलियल है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। सॉरी। नेक्स्ट आपका है इंडिकेशन। सो कॉर्नियल ओपेसिटी अगर किसी को है, केराटोकोनस है, कॉर्नियल अल्सर है, ट्रॉमा है, इन सारे केसेस में हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्लूकोमा है तो कॉर्निया नहीं ट्रांसप्लांट करना है, एक्टिव आई इन्फेक्शन है तो भी नहीं करना है, और रेटिनल डी अटैचमेंट है तो भी हमको नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है पोस्ट ट्रांसप्लांटेशनल मैनेजमेंट। सो आफ्टर ट्रांसप्लांट हमको क्या क्या मैनेजमेंट करना है, तो हमको टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स, ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट को देनी है। साइंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ फेलियर, सो रिमेंबर RSVB, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि अगर हमने किसी को कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया है तो बॉडी, जिस इंडिविजुअल को ट्रांसप्लांट हुआ है उसकी बॉडी उसको एज अपना ऑर्गन मान रही है या फिर रिजेक्ट कर रही है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे RSVB में, रेडनेस हो जाएगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी टू द लाइट, और विजन डिक्रीज होगा और पेन होगा। रेडनेस, सेंसिटिविटी, विजन डिक्रीज हो रहा है और पेन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि पेशेंट को जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ था दैट इज़ नॉट सक्सेसफुल और पेशेंट को विजन लॉस प्रेजेंट हो रहा है। इमीडिएट मेडिकेशन आफ्टर अटेंशन रिक्वायर्ड, सो हमको इमीडिएट मेडिकेशन देना है इस केस में। नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। सो बिफोर डोनेशन कम्युनिटी रोल, बिफोर डोनेशन कम्युनिटी रोल, क्रिएट अवेयरनेस, encourage platforms and educate the families. After that inform eye bank, maintain eye care as described। कौन सी आई केयर करनी थी, उसके आईज को ढक देना है, पंखे को ऑफ कर देना है और हेड को एलिवेट कर देना है। सपोर्ट ग्रीविंग फॉर फैमिली, ऐसा नहीं कि आप किसी की डेथ हो गई है तो आप बोलो कि आंखें निकालो पहले, सो हैव टू ग्रीव देम। देन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन
विजन चेंजेस को मॉनिटर करना है, एडमिनिस्टर करना है आई ड्रॉप्स करेक्टली, फिर टीच करना है हैंड हाइजीन को, और प्रिवेंट फर्दर आई रबिंग, इनकरेज फॉलो अप विजिट। सो ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट को आफ्टर ट्रांसप्लांट एक्सप्लेन करना है। The next, what are the advantages of eye donation? So it restores vision, improves quality of life, no disfigurement of the donor, ऐसा नहीं है कि उसके कोई disfigurement हो जाएगा, and religious acceptance in most faiths. So बहुत सारे faiths में मतलब religiously ये accepted है। Myths versus fact क्या क्या है आई डोनेशन से रिलेटेड, ये हम देखेंगे। सो फर्स्ट मिथ इज फेस गेट्स डिसफिगर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी विजिबल डिसफिगरमेंट नहीं प्रेजेंट होती है। ओल्ड पीपल कैन नॉट डोनेट, सो एज इज नॉट अ बैरियर इन केस ऑफ आई डोनेशन, एंड स्पेक्ट यूजर्स कैन नॉट डोनेट, सो दे कैन ऑल्सो डोनेट। सो ये सारे मिथ थे कि जो चश्मा लगाता है वो नहीं डोनेट कर सकता है, या जो बहुत बुजुर्ग हो गए, जो बूढ़े हो गए, वो नहीं डोनेट, तो ये सारे मिथ हैं। उसका फैक्ट है कि सब लोग डोनेट कर सकते हैं। सो इफ़ देयर इज सेइंग कि अगर कोई आप किसी को कुछ चीज़ दे रहे हो तो आपके पास भी कुछ अच्छी चीज़ आएगी, और आप किसी को नई लाइफ दे रहे हो, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आई डोंट नो कितने लोग इसके सपोर्ट में हैं कि आई डोनेशन करना चाहिए, बट स्टिल आई डोनेशन इज़ अ वेरी जेन्युइन थिंग जो आप कर सकते हो। आप पहले अभी भी फॉर्म्स आते हैं जिसमें आई डोनेशन, मतलब जिनके भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आई डोनेशन को सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि आई डोनेट हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी लिविंग हैं और उन्होंने भी आई डोनेट कर दिया। लिविंग इन द सेंस कैसे वो डोनेट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक फॉर्म्स फिल करते हैं वो कि वो अभी अपना आई डोनेट करना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमको ये बताती है कि सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो इसके लिए दूसरे लोगों के लिए वर्क करते हैं। सो अगर कोई आई डोनेशन करना चाहता है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है विच वी कैन स्प्रेड। और अगर ऐसे आपको पता चल रहा है कि कोई इंडिविजुअल है और उसने आई डोनेट की है और उसकी डेथ हो रही है, तो ये सारे इन्फॉर्म प्रोसीजर्स भी हमको उनको बताने होते हैं। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। सो वी आर द HCPs, वी आर हियर टू inform them regarding all this. Okay, so thank you so much class. So यहाँ पे हम अपना क्लास ख़त्म कर रहे हैं, ये वन शॉट वीडियो आपकी ख़त्म हो रही है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग इट, है ना, लिसनिंग इट वेरी अटेंटिवली, और आपने अभी तक इस पूरे वीडियो को एंड तक देखा। सो आपको समझ में आया होगा कि क्या पूरी कंडीशन है, क्या हो रहा है इस बीमारी में, आई की कितनी सारी डिसीजेज हैं और कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप इस वीडियो को शेयर करो टू योर फ्रेंड्स ताकि वो भी क्या कर सके, विद इन वन शॉट वो अपना पूरा लेक्चर कंप्लीट कर सके। थैंक यू सो मच।